डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 11th यानी 11वीं के बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के जो वीडियो है पार्ट 1 यानी आप लोगों को चैप्टर 1 कहिए या अध्याय 1 कहिए, ठीक ना। एक का यानी वीडियो जो है आप लोग को एकदम पार्ट वन में ही आप लोगों को पूरा खत्म कर देंगे। आप लोगों को क्वेश्चन आंसर का वीडियो अलग आ जाएगा, इसमें हम केवल पाठ समझाते हुए खत्म करेंगे, ठीक ना। तो चलिए, आप लोगों को हम PDF के माध्यम से जानेंगे और ये फुल टू फुल NCERT बेस है, मतलब NCERT पे आप लोगों को समझेंगे जानेंगे। आप लोगों को एडवांस भी वीडियो आएगा, जैसे बायोलॉजी का एडवांस अलग से आएगा आप लोगों को। ये फुल टू फुल NCERT वीडियो है, जो कि आप लोगों को मतलब कहने का मतलब जो भी क्वेश्चन है ये पकड़ में आ जाएगा। एडवांस के लिए आप लोग अलग से वीडियो आएगा, वो भी देखिएगा। तो पहले इसको समझ लीजिए, समझते चलते हैं, जानते चलते हैं। यहाँ पे देखिए, जीव विज्ञान और अध्याय जो है हम लोगों का एक है, अध्याय एक ही, जिसका नाम है आप लोगों को जीव जगत। नाम है आप लोगों को जीव जगत। देखिए, जीव जगत कहने का मतलब ये हो रहा है आप लोगों को जीव का संसार। जीव जगत कहने का मतलब जीवों का संसार। जैसे आप लोग जगत जननी सुने होंगे शब्द, जगत जननी। जगत जननी मतलब जगत माने संसार, जननी माने होता है माता। जगत जननी सीता माता को कहता है ना। तो आप लोग ये बताइए, जगत जननी मतलब पूरे संसार की माता है कि नहीं है। मतलब हम भी सीता माता कहते हैं और मेरे पापा जी भी सीता माता ही बोलते हैं, मेरे दादाजी भी सीता माता बोलते हैं। तो मतलब वो जगत जननी पूरे संसार की माता है। तो उसी तरह से जीव जगत यानी जीवों का संसार या जीव का संसार हम लोग जानेंगे। और जीव का संसार हम लोग ये पाठ का नाम है, यानी चलते हैं इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहला बात जो निकल के आता है, जीव जगत क्या है। जीव जगत क्या है, यहाँ पे देखिए आप लोग, तो जीव जगत क्या है। देखिए, जीव जगत क्या है आप लोग को अब ध्यान दीजिए। जीव जगत क्या है, थोड़ा सा इस पे कम और मेरे पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जब हम समझाएंगे तो आई कांटेक्ट मिला के समझिएगा, एक एक चीज़ समझिएगा, तभी कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई भी चीज़ छोड़ते हैं तो हो सकता है आगे दिक्कत हो जाए, लेकिन दिक्कत ऐसे मेरे रहने से आप लोगों को दिक्कत दूर हो जाएगा। हम हर चीज़ समझाते चलते हैं, आप लोग आई कांटेक्ट मिला के बस समझा कीजिए, देखा कीजिए, फुल एनर्जी के साथ समझिए। एक एक चीज़ हम तोड़ के समझाएंगे। यहाँ पे देखिए, जीव जगत क्या है, जिसे आप लोग का पाठ का नाम है जीव जगत। तो जीव जगत क्या है वो चीज़ समझना है हम लोग को। तो देखिए, जब हम जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं तब हम प्रायः जीवों के सुस्पष्ट अभिलक्षण को देखते हैं। जीवों को क्या करते हैं, सुस्पष्ट अभिलक्षण देखते हैं। जीवों का अभिलक्षण क्या है, अभिलक्षण मतलब आदत क्या है। तो देखिए, जीवों का आदत है कि खाना पीना, चलना घूमना, शोषण करना, प्रजनन करना, ये सब तो नॉर्मल है, आदत है ना जी। अच्छा, उसके साथ साथ क्या है कि वे वृद्धि करेंगे, जनन करेंगे, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाएंगे और उसके अनुकूल क्रिया करेंगे। उसके अनुकूल क्रिया करेंगे मतलब जैसे मान लीजिए पर्यावरण के बारे में पता लगाएं, ठीक है। पर्यावरण पता लगाएं कि हम लोग का मौसम जो है गर्म का है, यानी गर्मी है। गर्मी है तो बताइए हम लोग का कंबल ओढ़ के रहेंगे नहीं ना। वो मौसम या उस वातावरण के अनुकूल हम लोग क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं आप लोग कि अनुकूल क्रिया करेंगे किसका, तो पर्यावरण के प्रति संवेदना को लेकर, उस प्रकार से। अगर कोई प्रतिक्रिया यहाँ पे दिया गया है आप लोगों को, यहाँ पे मान लीजिए कोई प्रति संवेदना है, तो यहाँ पे मान लीजिए प्रतिक्रिया भी हम लोग करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को आगे चल के मिलेगा प्रतिक्रिया, बताते हैं आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए। देखिए, प्रतिक्रिया भी हम लोगों को करना है तो प्रतिक्रिया भी करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी जीव है तो अपना प्रतिक्रिया करता है। जैसे मान लीजिए हम रास्ते में जा रहे हैं, कुत्ता हमको चहट ले, या कुत्ता मेरे पीछे लग जाए, या काटने वाला हो, तो हम कुत्ता के डर से हम क्या करेंगे, ईंट या पत्थर उठा लेंगे। डंडा लिए जाएंगे तो डंडा भी उठा लेंगे, ठीक ना। तो आओ, आएगा तब तोरा बता देंगे। तो बेचारा कुत्ता अइबे नहीं करेगा, डरी है कि नहीं। तो हम कुत्ता के प्रति क्या कर लिए, वो हम प्रतिक्रिया कर लिए। तो प्रतिक्रिया क्या किए, तो वो कुत्ता हाँ से हमको डर है, कुत्ता काट सकता है, इसलिए हम ये वाला एक्शन ले लेते हैं। तो आप लोगों को प्रतिक्रिया भी करते हैं। यहाँ पे आगे देखते हैं आप लोगों को, यहाँ पे दिया गया है अनुकूल क्रिया करना। ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं, क्या आते हैं, तुरंत आते हैं। जैसे बात समझिए, जैसे मान लीजिए कुत्ता हमको दिख गया काटने वाला है, तो हम क्या करेंगे, हमारे मस्तिष्क में तुरंत आ जाएगा ना कि कुत्ता काटने वाला है। चाहे नहीं भी मान लीजिए काटने वाला है, फिर भी लेकिन कुत्ता को देखेंगे तो कौची हम लोग का मस्तिष्क कहेगा कि कुत्ता सिंह ले मार देगा, गाय भैंस नहीं ना है जी। कुत्ता को हम लोग देखेंगे तो हम लोग का दिमाग क्या बताएगा, तुरंत प्रतिक्रिया भेजेगा कि ये कुत्ता काट सकता है, आपको सचेत रहिए। हम लोग का दिमाग समझ जाता है,
सांप को देखते हैं तो कौची तुरंत नहीं से समझ जाते हैं तो सांप हमको काट सकता है, उस खतरे से हम लोग बचने के लिए क्या करते हैं, दूर भागते हैं। तो ये सब होता है, माने हम लोग का मस्तिष्क जो है तुरंत माने वो बात सोच लेगा, या कहिए कि वो माने उसके प्रति एक्शन ले लेगा, है ना। ये अद्भुत लक्षण है। क्या है? अद्भुत लक्षण। लक्षण माने आदत जो है अद्भुत है, एकदम अद्भुत, सही चीज में अद्भुत है। हम लोग हर चीज की प्रतिक्रिया करने लगते हैं, क्रिया या प्रतिक्रिया करने लगते हैं। आप इस सूची में उपापचय, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना मतलब एक तो आप देख के सीखेंगे, आपस में अपना भी प्रतिलिपि बनाएंगे। प्रतिलिपि मतलब अपना भी बात लिखेंगे या कहेंगे, ठीक ना। प्रतिलिपि बनाना, स्वयं को संगठित करना, स्वयं को क्या करेंगे, संगठित करेंगे, जुटाएंगे, बटोरेंगे, माने एक साथ रखेंगे। कहेंगे सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, देखिए बात समझिए। स्वयं के प्रतिलिपि बनाना, जैसे मान लीजिए हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो एकदम पागल है या हम लोग से लड़ाई किया हुआ है, तो उस व्यक्ति के देख के मन में क्या होता है, अपना प्रतिलिपि बनता है कि नहीं, कि उस व्यक्ति को हम लोग को मारना चाहिए, भगाना चाहिए, चाहे उससे दूर रहना चाहिए। बहुत सारा प्रतिलिपि बनता है, प्रतिलिपि बनाते भी हैं, है कि नहीं। अच्छा, नेता को हम लोग देखते हैं तो क्या करते हैं, कोई भी नेता होता है, आप लोग गांव समाज में आता जाता है, अगर अच्छा नेता नहीं है, वो अच्छा काम नहीं किया है, जनता जनार्दन उससे खुश नहीं रहता है, तो क्या करता है, अपना प्रतिक्रिया बनाने लगता है। देखेगा बस यही नेता है, यही काम करता है, एक बार आता नहीं, चुनाव के बाद यही नेता है, ऐसे ऐसे अपना प्रतिलिपि देने लगेगा, अपना प्रतिलिपि बनाने लगेगा। तो कोई भी जीव जो है ना, कोई भी जीव अपना प्रतिलिपि बनाने लगेगा। जैसे मान लीजिए कुत्ता के सामने हम जाएंगे तो कुत्ता प्रतिलिपि मैंने बोलने लगेगा, वो अपना बात करने लगेगा, लिखने लगेगा, बोलने लगेगा। कुत्ता के पास जाएंगे तो क्या करेगा, भों 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 भों, तो भौंकने लगा तो क्या चीज़ का मतलब, वो अपना प्रतिलिपि बना रहा है हमारे सामने, है कि नहीं। स्वयं को संगठित भी करेगा। पर प्रतिक्रिया करना, प्रतिक्रिया करना माने इसे वो मान लीजिए कोई कर रहा है तो उसके उल्टा करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे, है कि नहीं। प्रतिक्रिया करना, उद्गमन आदि को भी जोड़ सकते हैं, तो ये उद्गमन भी होता है इसमें। तो जीव जगत जो है, जीव के केवल लक्षण देखिएगा, जीव क्या क्या करता है, बस वही है इसमें इतना समझ में आ रहा था या नहीं आ रहा था, सीधा समझना जीव क्या क्या करता है। तो जीव किसी के प्रति एक्शन लेता है, जैसे मान लीजिए कोई सांप आ गया तो उसके वो मारेगा नहीं तो भगाएगा नहीं तो खुद भाग जाएगा, तो उसके प्रति एक्शन लिया। जीव खाता है, जीव वृद्धि करता है, जनन करता है, पर्यावरण में जीता भी है, तो जीने के लिए कुछ करना होता है, कुछ नहीं करना होता है, कुछ अलग करना होता है, तो ये सब जीव करता है। तो ये सब अगर काम हो रहा है, कर रहा है, तो वो क्या है, जीव का लक्षण है। क्या है, जीव का लक्षण है। आप लोग क्या है यहाँ जान रहे थे, तो जीवों के सुस्पष्ट अभिलक्षण जान रहे थे, अभिलक्षण को देखते हैं, जान रहे थे कि ना। तो अभिलक्षण या लक्षण को समझ गए होंगे। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा सभी जीव क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। यहाँ पे आप लोग को स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा कि सभी जीव क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। अच्छा, वृद्धि मतलब बढ़ते हैं, जैसे जन्म हो गया हमारा, तो जन्म के बाद क्या करिए, हम वृद्धि किए कि नहीं, तो सब के सब जीव वृद्धि करता है, वृद्धि करते हैं। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, जैसे जीव के भार में भी वृद्धि होता है। जैसे मान लीजिए हम बचपन में थे, मान लीजिए 4 या 5 6 किलो को होंगे, तो मान लीजिए उतना से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम अगर 60 प्लस कर गए, यानी 70 के आसपास चले गए, तो 70 के आसपास जाने का मतलब ये है कि मेरा भार बढ़ा है। तो कोई भी जीव में क्या होता है, भार बढ़ता है और उसकी संख्या में वृद्धि होता है, संख्या में वृद्धि होता है, जीव अपना संख्या में वृद्धि भी कराता है। अब कहेंगे 2 से 4, 3 से, मतलब यही कहने मतलब 2 मान लीजिए पति पत्नी है तो उससे 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इस तरह से भी हो सकता है, ठीक ना। आगे चलिए, ये दोनों वृद्धि के द्वियुग्मी होते हैं, द्वियुग्मी अभिलक्षण होते हैं। ये वृद्धि क्या होते हैं, द्वियुग्मी होते हैं। जैसे कहने का मतलब कोई अपना भार भी बढ़ाएगा और कोई संख्या भी बढ़ाएगा, और ये द्वियुग्मी होते हैं, मैंने दोनों का दोनों होता है कि नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग के शरीर के भार बढ़ा है, लेकिन संख्या में वृद्धि हम लोग का नहीं हुआ, हम तो अभी एक ही हैं, शादी विवाह होगा, उसके बाद संतान करेंगे, संतान उत्पन्न करेंगे, तब हमारा क्या होगा, संख्या में भी वृद्धि होगा। बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोग जान लीजिए, जो बहुकोशिकीय जो जीव है क्या करते हैं, बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। ये बात आप लोग को याद रखिएगा, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं कोशिका विभाजन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं कोशिका विभाजन द्वारा। ध्यान दीजिए, पौधों में यह वृद्धि जीवन प्रयत्न कोशिका विभाजन द्वारा होता है। पौधा में जो होता है जीवन प्रयत्न, बात समझिए मेरा, हम क्या बोल रहे हैं, जीवन प्रयत्न, जीवन यहाँ लिखा है प्रयत्न। अब देखिए बात समझिए,
जैसे पौधा में वृद्धि होता है, पौधा छोटा से बड़ा होता है कि नहीं, तो उसमें वृद्धि जो होता है जीवन प्रयत्न होता है। जैसे मान लीजिए हम बड़े हो गए, हम मान लीजिए 10 बरस से 15, 15 से 20 बरस, 20 से 22 बरस के हो गए कि नहीं, तो मान लीजिए हम क्या किए, हम वृद्धि किए ना जी, तो एक निश्चित उम्र तक ही वृद्धि करेंगे। जैसे मान लीजिए हम 30-35 की उम्र में वृद्धि करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी हमारा ऐसे दाढ़ी जो है एकदम बिल्कुल टाइट वाला नहीं आया है, ठीक, तो वो भी आ जाएगा, तो अभी वृद्धि हमारा नहीं हुआ है। अगर हमको किसी पहलवान से जाकर लड़ा दीजिए तो हम हो सकता है हार जाए या पटका जाए, यही ना कहने का मतलब। तो हम हार जाए या पटका जाए तो आप लोग कहेंगे ना, अरे अरे विद्यासागर सर तो कम उम्र के थे, वो पहलवान जो था बहुत ज़्यादा उम्र का था इसलिए पटका गए। इसका मतलब आप लोग क्या कहिएगा, तो वो पहलवान ज़्यादा उम्र का 30-35 वर्ष का होगा, हम 22-23 वर्ष का होंगे, पटका जाएंगे, तब यही नहीं कहेगा वो उम्र में ज़्यादा है। उम्र में ज़्यादा है मैंने कहा उम्र में वृद्धि होता है। जैसे कहने का मतलब 35 या 40 तक जाइएगा तो हम लोग का वृद्धि होगा, अभी और बढ़ेंगे, सियान होंगे, बड़ियार होंगे, मजबूत होंगे कि नहीं। तो किसी न किसी अभी उम्र में हम बढ़ते जाएंगे, मजबूत होते जाएंगे, ठीक ना। अभी हम लोग का वृद्धि होगा, लेकिन कुछ 40 या 45-50 वर्ष के बाद क्या होता है, वृद्धि नहीं होता, धीरे धीरे घटने लगता है, धीरे धीरे लोग कमज़ोर बनते जाता है, कमज़ोर बनते बनते लास्ट में मर जाता है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे पौधा में, तो पौधा में बाद में जाके भी ये क्या करता है, वृद्धि करता है, जीवन प्रयत्न वृद्धि करता है। जैसे मान लीजिए आम के पेड़ है, तो आम फरवाना है, तो अब वो अपना कोशिका विभाजन करेगा कि नहीं करेगा, ये जीवन भर करेगा कोशिका विभाजन, और जीवन भर ये वृद्धि होता रहेगा। यहाँ पे देख रहे हैं पौधों में यह वृद्धि जीवन प्रयत्न होता है, वृद्धि जो होता है जीवन प्रयत्न होता है ना। चलिए आगे देखिए, कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती है। प्राणियों में यह वृद्धि कुछ ही आयु तक होती है, प्राणी में जो होता है यह वृद्धि जो होता है कुछ आयु तक होता है। मनुष्य को कहेगा तो 60 वर्ष 50 वर्ष तक बढ़ेगा, उसके बाद मतलब वो खुद बुढ़ापे की अवस्था में आने लगेगा, नहीं तो धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा, है कि नहीं। तो यह वृद्धि जो होता है कुछ आयु तक होती है और कुछ आयु तक नहीं होती है। लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है, कोशिका विभाजन जो होता है विशिष्ट ऊतक में होता है, ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पे नई कोशिकाएं आ सके। अब देखिए कहने का मतलब जो होता है, कोशिका विभाजन जो होता है विशिष्ट ऊतक में होता है। जैसे मान लीजिए कह रहा है यहाँ पे विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पे नया नया कोशिका आ जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ कट के जाए, यहाँ मान लीजिए कट जाए, और कटने के बाद इतना गड्ढा हो जाए ना, उतना चमड़ी गायब हो जाए, तो चमड़ी गायब हो जाए तो धीरे धीरे 10 दिन 15 दिन में ठीक हो जाएगा ना, 1 महीने में ठीक हो जाएगा ना। तो 1 महीने में ठीक होगा तो वहाँ का चमड़ी भी आ जाएगा। तो कैसे आया, तो ये वही तो हम बात आप लोग को समझा रहे हैं। विलुप्त जो वहाँ का कोशिका है, ये चमड़ी बनाए तो कोशिकाओं का ही बना होता है, पूरा शरीर ही हम लोग कोशिका का बना होता है, तो चमड़ी होता है कोशिका का। तो जो विलुप्त वहाँ गायब कोशिका हो गया था, तो गायब कोशिका के स्थान पर क्या करेगा, नया कोशिकाएं आ जाती है या आ सके। एक कोशिकी जीव में भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करता है। ये वाला याद रखिएगा, ये वाला आप लोग याद रखिएगा, इसको बरस कर देते हैं। ये वाला लाइन आप लोग याद रखिएगा, ये वाला अगर लाइन आप लोग को याद रहेगा तो आप किसी से भी पूछ के चौंका देंगे। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछेंगे, जैसे एक कोशिका जो जीव होता है उसमें हर चीज़ एक ही कोशिका करता है, माने कोशिका एक ही रहता है, बढ़ता घटता नहीं है उसमें कोशिका। तो कोशिका जब बढ़ता घटता नहीं है तो मान लीजिए कोशिका बढ़ेगा तभी तो कोशिका विभाजन कहेंगे। तो कोशिका यहाँ तक बढ़ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ में जो वृद्धि होता है किसके द्वारा होता है, तो कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं एक कोशिकीय जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। कोशिका विभाजन मैंने क्या समझते हैं, देखिए कोशिका विभाजन का मतलब है कोशिका अपना संख्या में वृद्धि करेगा, ये नहीं कि कोशिका टूट के टूटेगा नहीं। कोशिका विभाजन का मतलब टूटेगा नहीं, कोशिका अपना संख्या में वृद्धि करते जाएगा धीरे धीरे, अब वृद्धि करेगा तब उसको कहा जाएगा कोशिका विभाजन, ठीक ना। यहाँ पे आगे देखते हैं आप लोग को, आगे देखिए कह रहा है आप लोग को, बड़ी सरलता से कोई भी इसे पात्रे संवर्धन में सूक्ष्मदर्शी में माइक्रोस्कोप से देखकर कोशिकाओं की संख्या गिन सकता है। बड़ा संख्या में अगर रहेगा, ज़्यादा मात्रा में रहेगा तो उसको सूक्ष्मदर्शी में देख के गिन सकता है कि नहीं है। अधिकांश उच्च कोटि के प्राणियों तथा पादपों में वृद्धि जनन पारस्परिक विशिष्ट घटना है। जनन जो है पारस्परिक विशिष्ट घटना है। हमें याद रखना चाहिए कि जीव के भार में वृद्धि होने को ही भी वृद्धि समझा जाता है। जिससे कहने का मतलब ये है, यहाँ पे कह रहा है जीव के भार में वृद्धि होने को क्या समझा जाता है, वृद्धि। जैसे मान लीजिए जीव का भार में वृद्धि होगा, जैसे मान लीजिए अगर हम कुछ दिन पहले 50 वर्ष के थे, सॉरी 50 नहीं वर्ष नहीं जी, 50 kg के थे, 50 kg के,
तो हम 50 केजी के थे तो हम हो गए 70-72 केजी के, तो हमारा क्या हुआ है, भार में वृद्धि हुआ है। तो भार में वृद्धि अगर हुआ है तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। किसका वृद्धि, जीवों का वृद्धि, तो हम लोग का वृद्धि हुआ है। भार बढ़ा तो वो समझ लीजिए तो वृद्धि हुआ है, जीवों का वृद्धि हो गया है, ठीक ना। आगे भी समझते हैं आप लोगों को। यहाँ पे देखिए आप लोग, यदि हम भार को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं तो निर्जीव के भी भार में वृद्धि होती है। सही बात है। आप कहिएगा ना कि सर मान लीजिए आप कह दिए कि आप 50 केजी से हो 72 केजी या 75 केजी हो गए तो आपका भार बढ़ गया। अब भार बढ़ गया तो आप अपने आप को कह रहे हैं कि वृद्धि हुआ है कि नहीं। जैसे कहने का मतलब भार बढ़ गया तो उसमें क्या हुआ, वृद्धि हुआ। तो वृद्धि हुआ है तो आप लोग आसानी से यहाँ पे समझ सकते हैं कि निर्जीव में भी ऐसा गुण देखने के लिए मिलता है। निर्जीव है जैसे पर्वत है, क्या है, पर्वत है, गोलास में है, रेत के टीला है ना। अच्छा, ये सब क्या करता है, अपना भार बढ़ाता है। तो भार बढ़ाता है तो ये सब क्या सजीव है जी, कोई जीव है नहीं ना, ये तो क्या है, निर्जीव है। निर्जीव में भी भार बढ़ता है। लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण होते हैं। अगर निर्जीव में देखिएगा तो वृद्धि होता है, लेकिन उसके सतह पे पदार्थ आके जम जाता है, पदार्थ आके बैठ जाता है, चिपक जाता है, तब जाके इसका वजन या भार मतलब बढ़ जाता है निर्जीव पदार्थ के, है कि नहीं। आगे देखते हैं आप लोगों को। जीवों में यह वृद्धि अंदर की ओर से होती है। बात समझिए, जैसे हम जीव है ना, तो जीव में अंदर की ओर से वृद्धि होता है। और निर्जीव में जैसे मान लीजिए लोहा है, तो लोहा पे कुछ मान लीजिए जम गया या लोहा का भार बढ़ गया किसी भी तरह से। अब लोहा का भार बढ़ेगा आप लोगों को, तो कहने का मतलब है उसकी सतह पे आके कुछ ना कुछ जम गया, यानी कहने का मतलब उसके सतह पे आके जमा, तब उसका भार बढ़ गया। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। लेकिन ये जो होता है आप लोगों को वृद्धि जीव में अगर कहिएगा तो जीव में शरीर के अंदर वृद्धि होता है। क्या होता है, शरीर के अंदर वृद्धि होता है ना, शरीर के अंदर की ओर वृद्धि होती है। अब यहाँ पे आप लोग को हम जान लिए कि जो जीव में वृद्धि होता है वो कहाँ से होता है, अंदर की ओर होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो जीवों में यह वृद्धि किस ओर, अंदर की ओर से होता है, अंदर की ओर से। कहाँ से, अंदर की ओर। जिसे कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई निर्जीव चीज, जैसे पर्वत ले लेते हैं, पौधा या कोई इसे ले लेते हैं, मान लीजिए पौधा तो नहीं, पौधा तो सजीव है, ठीक ना, मतलब पर्वत ले लेते हैं, या मान लीजिए आप लोग इसे रेगिस्तान होता है, ये सब भी ले लेते हैं। तो ये सब का वजन या भार बढ़ेगा, मतलब उसका भार में वृद्धि हुआ तो वो भी वृद्धि हुआ, सीधा सा बात है। तो भार में वृद्धि हुआ तो वो भी वृद्धि हुआ, और वो वृद्धि हुआ तो जीव हो गया, जी तो नहीं। जैसे रेगिस्तान में और बालू आके लग जाए, रेगिस्तान बढ़ जाए, तो रेगिस्तान तो सजीव हो जाएगा या जीव हो जाएगा, नहीं ना, तो नहीं, वो निर्जीव होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसलिए क्या कर सकते हैं, वृद्धि को जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते हैं, विशिष्ट गुण नहीं मान सकते हैं कि वृद्धि करेगा तो वो जीव होगा, वृद्धि नहीं करेगा तो निर्जीव होगा, इस आधार पर चलेंगे तो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए पहाड़ है, पहाड़ पे कोई पौधा जग जाए या धूल कण या अन्य पत्थर वहाँ पे आके जमा हो जाए और पहाड़ धीरे धीरे बढ़ जाए, या मान लीजिए वहाँ पे कुछ अन्य चीज़ जमा हो जाए तो पहाड़ बढ़ जाए, वृद्धि कर जाए, तो वृद्धि कर जाए तो पहाड़ सजीव हो जाएगा, पहाड़ तब तो जीव हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, पहाड़ जीव नहीं बन सकता है, ठीक ना। जीवों में यह लक्षण जिन परिस्थितियों में परिलक्षित होता है उनका विवेचना करके ही उसे समझना चाहिए कि यह जीव तंत्र के लक्षण है कि नहीं। मतलब जीव तंत्र के लक्षण कौन है और कौन नहीं है, जो जीव देख रहे हैं उन्हीं का विवेचना करेंगे। क्या करें, उन्हीं जीव की विवेचना करके समझना चाहिए। उन्हीं जीव को विवेचना करके हम लोग समझेंगे, तभी जानेंगे वो जीव सजीव है या निर्जीव है। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। इस प्रकार जनन भी जीवों का अभिलक्षण है। अच्छा, आप लोग देखिएगा तो जनन जो है जीवों का क्या है, अभिलक्षण। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, जनन जो है जीवों का अभिलक्षण है। वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या हो जाती है। वृद्धि के संदर्भ में माने वृद्धि हो रहा है कि नहीं, तो जनन भी क्या होता है, जनन होना माने वृद्धि होना। तो जनन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ देखिए बहुकोशिक या बहुकोशिकीय जीवों में
जनन का अर्थ अपनी संतति उत्पन्न करना है। क्या है? संतति उत्पन्न करना, मैंने संतान उत्पन्न करना है। जैसे बहुकोशिकीय जीव है, जैसे हम लोग हैं बहुकोशिकीय जीव। अब बहुकोशिकीय जीव मैंने कहा जाएगा संतान उत्पत्ति कर लिए तो वो क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। तो जनन का अर्थ भी क्या होता है? जनन का अर्थ उसमें होता है संतति उत्पन्न करना। क्या होता है? संतति उत्पन्न करना होता है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिएगा कि बहुकोशिकीय जीवों में जनन का अर्थ अपनी संतति में उत्पन्न करना है। यानी कहने का मतलब है जो जो बहुकोशिकीय जीव है तो उसमें जनन का अर्थ क्या होता है? अपनी संतति उत्पन्न करना। क्या करना? अपनी संतति उत्पन्न करना, माने संतान उत्पन्न करना। जनन का मतलब होता है, इसे मान लीजिए हम जनन करेंगे, इसका मतलब अपना संतान उत्पत्ति करेंगे, जो कि वास्तविक भी है कि नहीं है। जिनके अभिलक्षण लगभग उसे अपने माता पिता से मिलते हैं। अच्छा, ये अभिलक्षण कहाँ से मिला है? अपने माता पिता से। अपने माता पिता से हम लोग ये भी देखे हैं तो माता पिता का जनन हुआ यानी हमारा जन्म हुआ। माता पिता का जनन हुआ यानी हमारा जन्म हुआ। ये जन्म होने के बाद हम वृद्धि करें, और वृद्धि करके हम शादी विवाह करके हम भी जनन कर रहे हैं, हमारा भी संतान उत्पन्न हो रहा है। तो ये जो मिला है परिलक्षण या लक्षण, वो कहाँ से मिलता है? तो माता पिता से मिलता है। कहाँ से मिलता है? माता पिता से। निर्विवाद के रूप में हम लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। कौन सी के विषय में? लैंगिक जनन। हम लोग लैंगिक जनन के बारे में विषय में चर्चा कर रहे हैं। देखिए लैंगिक जनन क्या होता है। देखिए लैंगिक जनन, इसका मतलब ये है कि हम लोग जनन करने के लिए दो विपरीत लिंग वाला साथी की जरूरत पड़ेगा, और दोनों के बीच में ये निषेचन होगा, तब जाके जनन जब होगा तब लैंगिक जनन कहलाता है। मतलब इसमें दो गो जीव की आवश्यकता होती है विपरीत लिंग वाला। जैसे नर है तो मादा, मादा है तो नर, तो ये अलैंगिक होता है, सॉरी लैंगिक होता है, माने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब देखिए जनन क्या होता है। अब जनन समझिए, जैसे देखिए जनन क्या होता है। कोई भी जीव अपने जैसे संतान को जन्म देकर अपने अस्तित्व को कायम रखता है, वो प्रक्रिया जनन कहलाती है। चाहे ऐसे ही बोल सकते हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा कोई भी जीव अपने जैसे संतानों को जन्म देती है और अपनी संख्या में वृद्धि करती है, उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। और जनन जो होता है लैंगिक भी होता है, यहाँ अलैंगिक भी होता है, आप लोग देख रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए अलैंगिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जीव अलैंगिक जनन भी कर सकते हैं। जो यहाँ पे फेजाई लिखा था, फंजाई होगा। फंजाई मैंने कवक लाखों अलैंगिक के बीजाणुओं द्वारा गुणन करती है। जो यह फंजाई या कवक है, लाखों अलैंगिक बीजाणु, अलैंगिक बीजाणु जब बनेगा, गुणन करेगा, अपना संख्या बढ़ाएगा। गुणन करना मैंने अपना संख्या बढ़ाना, अपना संख्या बढ़ाएगा कौन? बीजाणु। बीजाणु माने वायरस। क्या? वायरस। जीवाणु माने बैक्टीरिया, अब बीजाणु माने वायरस। तो वायरस जो है गुणन करेगा, मैंने अपना संख्या बढ़ाएगा। तो कैसे बढ़ाएगा? तो ये अलैंगिक जनन द्वारा। या फंजाई या कवक जो होते हैं, लाखों वायरस मिलते हैं तब जाके फंजाई या कवक में बनता है, और सरलता से फैल जाते हैं। आसानी से ये क्या होते हैं? फैल जाते हैं इधर उधर। निम्न कोटि के जीव जैसे ईस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन होता है। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए ईस्ट तथा हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन होता है। मुकुलन द्वारा जनन होता है। ये बात याद रखना चाहिए, आप लोग को याद रखिएगा भाई। तो ईस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं आप लोगों को, आगे यहाँ पे देखिए होता है प्लेनेरिया, माने चपटा कृमि बोला जाता है। प्लेनेरिया को चपटा कृमि बोलता है। में वास्तविक पुनर्जन्म जनन होता है। पुनर्जनन क्या होता है? जैसे कहने का मतलब प्लेनेरिया है तो उसमें पुनर्जनन होता है। पुनर्जनन कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए वो अपना शरीर फिर से पा लेता है, अपना जनन फिर से कर लेता है। जैसे मान लीजिए हमारा शरीर है तो हमारा शरीर कट गया, किसी कोई अंग गायब हो गया, तो अंग गायब हुआ है तो वो अंग को फिर से डेवलप कर लेंगे, फिर से विकसित कर लेंगे, तो जनन हो माने फिर से जीव बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लोगों को, जैसे यहाँ पे चलिए ये ले लेते हैं छड़ी, ये डंडा को, ये डंडा को आप काट दीजिए दो भाग में, तो ये इतना बड़ा इधर है, ये इतना बड़ा इधर, तब बात समझिए इतना काट दिए, तो काटने के बाद ये छड़ी जो है अपना बढ़ा लेगा इधर, ये वाला इधर बढ़ा के दो गो इतना ही बड़ा बड़ा छड़ी हो जाएगा। तो आप क्या कहिएगा? सर ये तो मतलब फिर से अपना वृद्धि करके अपने अस्तित्व को कायम कर लिया। तो उसी तरह से जब कायम कर लेगा तो इसका कहा जाएगा पुनर्जनन होता है। तो आप लोग से पूछा जाएगा कौन सा ऐसा जीव है जो अपना पुनर्जनन करता है? तो प्लेनेरिया। क्या? प्लेनेरिया, नहीं तो चपटा कृमि भी बोल सकते हैं। प्लेनेरिया या चपटा कृमि, वो क्या करता है? पुनर्जनन करता है ना। अर्थात एक खंडित जीव अपने
शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त, प्राप्त मतलब जीवित कर लेता है। खंडित, खंडित मतलब जो खंडित होकर लुप्त हो गया है, मैंने गायब हो गया है, वो अपना फिर से शरीर प्राप्त कर लेगा। कहेगी सर कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लोग को दिखाते हैं, यहाँ पे आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए प्लेनेरिया इस तरह का होता है, इस तरह का है ना, तो इस तरह का होता है, यहाँ पे दो आँख होता है, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हम काट दे रहे हैं 3 भागों में या 2 भागों में काट दे रहे हैं, तो यहाँ से एगो ऐसे एगो ऐसे 3 भागों में काट दिए, ठीक। अब 3 भागों में काट दिए, तीनों अलग अलग कर दीजिए। तो ये जो इतना वाला है ना, इतना वाला, तो ये इतना वाला आगे वाला नीचे वाला सब शरीर उगा लेगा, या केवल नीचे वाला है तो एगो बीच वाला है ऊपर वाला शरीर उगा लेगा, और जो बीच वाला है दोनों तरफ उगा लेगा। तो इस तरह से तीनों क्या है, एक को जीव बना लेगा, माने तीनों अपना जैसा माने जीव बना लेगा अपने जनक जैसा, और 3 गो जनन हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो इसमें जो जनन हुआ है ये पुनर्जनन द्वारा हुआ है, फिर से अपना जन्म हो गया कि नहीं, प्राप्त कर लिया कि नहीं, तो ये पुनर्जनन होता है। तो किस में होता है? प्लेनेरिया, नहीं तो चपटा कृमि में होता है, ठीक ना। अच्छा आगे देखते हैं आप लोग को। तो ये क्या करता है, अपना जो शरीर के लुप्त अंग है पुनः प्राप्त कर लेता है, मैंने पूरा न जीवित कर लेता है, और इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है। क्या बन जाता है? नया जीव, जो कि आप लोग को चित्र में हम दिखाए हैं यहाँ पे आप लोग को। फंजाई, यहाँ फंजाई लिख दिया, फंजाई तंतुमय शैवाल, मौस का प्रथम तंतु, सभी विखंडित विधि द्वारा गुणन करते। क्या करते हैं? विखंडित विधि द्वारा। जब हम एक कोशिक या एक कोशिकी जीव, कोशिकी जीव भी कह सकते हैं, एक कोशिक भी कह सकते हैं। एक कोशिक जीव जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, एक कोशिकी ये सवाल चाहे एक कोशिक सवाल, अथवा अमीबा, यहाँ पे अमीबा इस तरह से होगा। अमीबा के विषय में, अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं, तब हम जनन की वृद्धि परिवाचिव है। क्या है? परिवाचिव है, अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि। परिवाचिव जनन के परिवाचिव क्या है? कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, मैंने कोशिका बढ़ रहा है, संख्या अपना बढ़ा रहा है, उसकी संख्या में वृद्धि। हम पहले ही कोशिकाओं की संख्या अथवा भार में वृद्धि होने की वृद्धि के रूप में परिभाषित कर चुके हैं। अब देखिए आप लोग को हम पहले ही बताए हैं कि भार में जब वृद्धि होगा तो क्या होगा, में से भार में वृद्धि होने के वृद्धि के रूप में परिभाषित कर लिए हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी कोशिका की संख्या में वृद्धि को कौची कहेंगे, अगर उसका भार बढ़ जाएगा तो कहेंगे उसकी संख्या में भी वृद्धि हो गया, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं आप लोग को। देखिए अब तक हमने देखा है कि एक कोशिक जीवों में वृद्धि, जनन, इन दोनों शब्दों के उपयोग के विषय में सुस्पष्ट नहीं है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जनन नहीं करते हैं, याद रखिएगा। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जनन नहीं करते हैं, वो है खेसर, खेसर या खच्चर, खेसर या खच्चर, ठीक ना। अच्छा, बंध कामगार मधुमक्खी, बंध कामगार मधुमक्खी, आप लोग को बंध कामगार जो मधुमक्खी होते हैं वो भी जनन नहीं करते हैं। अनुउर्वर मानव युगल, यानी किन्नर लोग जो होता है अनुउर्वर, माने वो अपना संतान उत्पत्ति नहीं कर सकता है। तो ऐसा ऐसा भी जीव होते हैं जो अपना शरीर बना लेते हैं या अपना जनन करते हैं किसी न किसी भी द्वारा, लेकिन ऐसा भी कोई कोई जीव होता है जो जनन नहीं करते हैं, जो जनन नहीं करते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। जैसे जनन किस में नहीं होता है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं खच्चर न, जैसे देखिए गधा में भी 3 गो प्रजाति होता है, एगो नर गधा, एगो मादा गधा या गधई कहिए, है ना, एगो होता है खच्चर जो कि समान उमान जो होता है, तो गधे जैसा गधे की प्रजाति में होता है, लेकिन खच्चर का संतान उत्पत्ति नहीं होता है, संतान नहीं होता है। ये बात जान लीजिए। कहेगा कि सर ये बधिया वाला होता है कि बिना बधिया वाला, तो इसमें बधिया बिना बधिया वाला मतलब नहीं है, लेकिन ये संतान उत्पत्ति नहीं कर सकता है, खेसर या खच्चर। अच्छा, उसके बाद आप लोग बंध कामगार मधुमक्खी, देखिए मधुमक्खी 3 प्रकार की होती है, आप लोग को बता देंगे आगे भी जाके, आप लोग को आगे पढ़ने के लिए है मधुमक्खी के बारे में। जैसे एक मधुमक्खी होती है रानी मधुमक्खी, एक होता है सेवक मधुमक्खी, और एक नर मधुमक्खी। तो नर और मादा, जैसे रानी मादा है ना, तो नर और मादा मिलकर संतान उत्पत्ति करेगा, यानी जनन करेगा। लेकिन जो सेवक मधुमक्खी होता है वो संतान उत्पत्ति नहीं करेगा, यानी जनन नहीं करेगा। मतलब सेवक मधुमक्खी करेगा क्या, तो सेवक मधुमक्खी जो है अपना छाता वाता का निगरानी रखेगा, उसी के बाद मर ही जाएगा बेचारा, उसी करते करते उसके संतान उत्पत्ति नहीं कर सकता है, मैंने जनन उसमें नहीं होता है। अनुउर्वर मानव युगल जो होता है, मैंने किन्नर वाला, ये भी नहीं करते हैं। इस प्रकार जनन भी जीवों का समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं है, मैंने जीवों के समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं है। मतलब ऐसे लोग बोलता है ना, केवल बोल देता है कोई कि जनन जो है जीव जनन करते हैं, जीव जो है क्या करते हैं, जनन करते हैं, ऐसे लोग बोलता है कि नहीं। पहले के लाइन में आप लोग को बोले हैं कि नहीं कि जीव जनन भी करता है, वृद्धि भी करता है, श्वसन भी होता है कि नहीं। तो आप लोग वृद्धि को भी नहीं डायरेक्ट बोल दिए। अच्छा, जनन को बोल रहे थे,
कि जनन है तो जनन को भी नहीं बोल सकते। क्या है कि देख लीजिए, मानव में भी कुछ ऐसा जोड़ी है युगल जो कि जनन नहीं करता है। खच्चर भी होता है, जनन नहीं करते हैं। मधुमक्खी के जो कामगार मधुमक्खी होते हैं, सेवक मधुमक्खी, वो भी संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये सब जीव नहीं है? जीव है कि नहीं? लेकिन जीव होते हुए भी जनन नहीं करता है। सब जीव जनन करता है नहीं ना। आप लोग अपने सभी स्टूडेंट से पूछिएगा या अपने जो भी आपके दोस्त लोग हैं तो कि कौन कौन जीव है जो जनन नहीं करता है? बिल्कुल जनन नहीं करता है। उसके धरती पर काहे लिए जन्म हुआ? उसका लड़का लड़की होगा ही नहीं, संतान ही नहीं होगा, बस वो आया है कुछ समय के लिए। तो ऐसा भी जीव है जो जनन नहीं करते हैं। बात समझ गए ना? तो जनन नहीं करने वाले भी जीव हैं। आप लोगों को पता होगा पहले से, नहीं तो नहीं पता होगा तो हम इस प्रकार बताइए दिए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि दिया गया है इस प्रकार जनन भी जीवों का समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता है। जनन से सिर्फ विशिष्ट लक्षण नहीं है, सिर्फ जनन देख के नहीं कर सकते हैं। यद्यपि कोई भी निर्जीव वस्तु जनन अथवा अपनी प्रतिलिपि बनाने में अक्षम होते हैं या सक्षम होते हैं। अब देखिए आप लोगों को इसे कोई भी जीव प्रतिलिपि बना लेगा। यहाँ पे आगे देखिए, जिससे हम लोग क्या कह रहे थे एकदम शुरुआत में, चलिए अब इतना ही पढ़ा के आप लोगों को ये यहाँ पे देखिए जीव जगत, ठीक, उतना पढ़ाए ना आप लोगों को, तो फिर से आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए आप लोग क्या कर रहे थे, तो जीव किसको कहेंगे या जीव जगत किसको कहते हैं? तो जीव में कह रहे थे वृद्धि करता है। क्या करता है? वृद्धि करता है, जनन करता है। वो तो पहाड़ों वृद्धि करता है, निर्जीवों वृद्धि करता है। तो निर्जीव को आप लोग जीव कह दीजिएगा नहीं ना, पहाड़ को जीव कह दीजिएगा, तो जीव नहीं ना जी। तो सिर्फ वृद्धि करने से जीव नहीं कहलाएगा, ठीक ना? अच्छा, अब फिर ठीक, जनन करने से भी वृद्धि नहीं, मैंने सॉरी, जनन करने से आप लोग मतलब जनन करने से जीव नहीं कहलाइएगा। मतलब जनन ऐसे यहाँ क्या है कि जनन करेगा तो वही जीव कहलाएगा, जनन नहीं करेगा तो जीव नहीं कहलाएगा। तो बहुत सारा उदाहरण दिए हैं। खेसर या खच्चर जो है जनन नहीं करता है लेकिन जीव है कि नहीं है? तो जनन करेगा या नहीं करेगा उसको जीव कहेंगे। इसमें कह रहा है ना, जीव क्या करता है? जनन कर लेता है। तो ये आप लोग केवल एगो बोलने से नहीं होगा। पर्यावरण के प्रति संवेदना भी करता है, संवेदना का पता लगा लेता है, ठीक ना? तो जीव बहुत सारा चीज करता है। जैसे जीव वृद्धि भी करता है, जीव जनन भी कर सकता है, लेकिन सिर्फ आप वृद्धि के आधार पर कह रहे हैं वो जीव है, तो वृद्धि के आधार पर नहीं कर सकते हैं। सिर्फ जनन के आधार पर कह रहे हैं कि वो जीव है, जीव नहीं है, तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। जैसे कामगार मधुमक्खी जो होता है या जो सेवक मधुमक्खी होता है, वो क्या, वो संतान उत्पत्ति नहीं करेंगे? नहीं ना करेंगे। तो संतान उत्पत्ति नहीं करेंगे तो हम लोग उसको जीव नहीं कहेंगे। केवल जनन करेगा तभी जीव कहेंगे? तो ऐसा नहीं है। संतान उत्पत्ति करे या ना करे उसको जीव कहेंगे, लेकिन बहुत सारा चीज़ों के यहाँ पे देखते हैं क्या क्या गुण है, क्या क्या गुण नहीं है, उसके आधार पे भी बताते हैं आप लोग को, ठीक ना? तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कहीं भी किसी को भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे कह रहा है आप लोग को जीवों का दूसरा लक्षण उपापचयन है। जीवों का दूसरा लक्षण क्या है? उपापचयन। जैसे पहला लक्षण हम लोग को वृद्धि था, वृद्धि से आप लोग को जैसे जनन करना भी होता है या अपने भार में भी वृद्धि से होता है। आप लोग को केवल भार और जनन से ही हम लोग को जीव नहीं साबित किया जाएगा, आप लोग को बता चुके हैं, क्योंकि निर्जीव का भी भार बढ़ता है और निर्जीव का भी वृद्धि होता है कि नहीं? तो यहाँ पे दूसरा जो जीवों का लक्षण देख रहे हैं तो उपापचयन है। क्या है? उपापचयन है। सभी जीव रसायनों से बने होते हैं। सभी जीव किससे बने होते हैं? रसायनों से। ये रसायन छोटे बड़े विभिन्न वर्ग के माप, क्रिया आदि वाले होते हैं। मैंने विभिन्न, मैंने बहुत सारा अलग अलग होता है। माप, क्रिया, या कहिए ना आप कि जो ये होता है आप लोग को माप, क्रिया, वर्ग, अलग अलग वर्गों के भी होते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग जीव है ना, हम लोग के अंदर हार्मोन है कि नहीं है? तो हार्मोन है तो कौची रासायनिक नियंत्रण होता है। तो हालांकि हम लोग जीव हैं तो तंत्रिकीय नियंत्रण भी है और रासायनिक नियंत्रण भी होता है। पेड़ पौधा में तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं है। तंत्रिकीय नियंत्रण क्या होता है? तो तंत्रिका तंत्र हम लोग में विकसित है। तंत्रिका को क्या हम लोग को संवेदना पहुंचाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको मच्छर काटेगा तो तंत्रिका तंत्र हम लोग को मस्तिष्क को सूचना देगा, तो यहाँ पे मच्छर काट रहा है, हम यहाँ पे मार देंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पीठ की तरफ काटेगा, नहीं दिख रहा है, तब हम वहाँ पे मच्छर को हिला सकते हैं, मार सकते हैं। या जहाँ काटेगा वहाँ पर दर्द होगा, जहाँ हम मतलब एहसास कर सकते हैं वहाँ पर हो रहा है, क्योंकि तंत्रिकीय तंत्र हम लोग को बता रहा है, सूचना दे रहा है मस्तिष्क को। तो हम लोग में तंत्रिकीय तंत्र होता है, लेकिन पेड़ पौधे से पादपों में तंत्रिकीय तंत्र विकसित नहीं होते हैं।
तंत्रिकीय तंत्र विकसित अगर होता तो पेड़ पौधा का थोड़ा सा भी काटते ना अगर आप लोग, तो पेड़ पौधा भी पकड़ लेता, तो वहाँ पे कट रहा है, दर्द होता तो वो कुछ ना कुछ छटपटाने लगता, हिलने लगता, डोलने लगता। लेकिन पेड़ पौधा में तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं होता है, रासायनिक नियंत्रण होता है, ठीक ना। मतलब उसमें केवल हार्मोन्स ये सब बने बनता है आप लोग को, लेकिन तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग जीव हैं, तो हम लोग को तंत्रिकीय नियंत्रण और रासायनिक नियंत्रण दोनों होता है, क्योंकि रासायनिक मतलब हार्मोन्स निकलना, क्या हार्मोन्स। तो हम लोग यह कह रहा है ये जो सभी जीव है रसायनों से बने होते हैं, तो हम लोग भी रसायन से बने हैं जी। तो हाँ, हम लोग के अंदर भी हार्मोन्स है, ये बात याद रखिएगा, भूलिए मत, है ना। अनवरत जैव अणुओं में बदलते और उसका निर्माण करते हैं, ये परिवर्तन रासायनिक अथवा उपपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कहने का मतलब है, इसे सब जीव जो है क्या है, रसायन से बने होते हैं, और उसके साथ मैंने क्या होते हैं, तो बड़े छोटे वर्ग में बटे होते हैं, माप क्रिया अलग अलग होता है। अनवरत जैव अणुओं में बदलते हैं, अनवरत जैव अणु में बदलता है, टूट टूट के अलग अलग बनता है और उनका निर्माण करता है। ये जो परिवर्तन हुआ, तो रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक या उपपचयी क्रियाएं हैं, ठीक ना। सभी जीवों, चाहे वे बहुकोशिक हो अथवा एक कोशिक, बहुकोशिकीय कहिए या एक कोशिकीय, नहीं तो बहुकोशिक या एक कोशिक हो, में हजारों उपपचयी क्रियाएं साथ साथ चलती रहती है। माने बहुकोशिकीय हो या एक कोशिकीय, हजारों उपपचयी क्रिया साथ साथ चलती रहती है। जैसे हम लोग में उपपचयी क्रिया चल रहा है, तो हाँ बिल्कुल चल रहा है। उपपचयी क्रिया में एक ही चीज़ नहीं शामिल है, उपपचयी क्रिया में बहुत सारा चीज़ शामिल है, बहुत सारा चीज़ मैंने बहुत सारा अणुओं में क्या होंगे, मैंने बदलेंगे, बहुत अनवरत जैव अणु निर्माण भी होगा। तो ये सब होते रहता है। ये कह रहा है एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय, सब में उपपचयी क्रिया साथ साथ चलती है, और वो भी कहते हैं हजारों उपपचयी क्रिया, एगो दूगो नहीं, हजारों उपपचयी क्रिया चलते रहता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। सभी पौधों, प्राणियों, कवक या फंजाई यहाँ पे कहिए, तथा सूक्ष्म जीवों में उपपचयी क्रियाएं होती है। क्या होती है? उपपचयी क्रिया। याद रखिएगा, उपपचयी क्रिया क्या होता है? सभी पौधे, पौधा भी जीव है, अच्छा, प्राणी, कवक, सूक्ष्म जीवों में उपपचयी क्रिया होता है। मतलब इनके जीव में उपपचयी क्रिया होते हैं। मैंने उपपचयी क्रिया जो होते हैं किसमें होता है? जीवों में होता है। निर्जीव में अभी बात किया जी नहीं ना, सभी पौधा में, सभी जीव में, सभी सूक्ष्म जीव में, सभी प्राणी में इस तरह से होता है। तो यानी उपपचयी क्रिया जीव में होता है। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपपचयी क्रिया कहलाती है। अब देखिए, अब एकदम पॉइंट पे आइए आप लोग। यहाँ पे कह रहा है, ये लिख लीजिएगा कि हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपपचयी क्रियाएं हैं। हम लोग के शरीर में बहुत सारा काम होता है, आप लोगों को पता है। तो बहुत सारा काम होता है, तो वो सबके सब जो काम है वही उपपचयी क्रिया है। वो काम हुआ को उपपचयी क्रिया कहता है। किसी भी निर्जीव में उपपचयी क्रियाएं नहीं होती है, ये बात याद रखिएगा। उपपचयी क्रिया निर्जीव में नहीं होता है, जो कि अभी आप लोग को लाइन बोले हुए हैं। तो निर्जीव में उपपचयी क्रिया नहीं होता है, केवल सजीव में उपपचयी क्रिया होता है। शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपपचयी क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती है। शरीर के बाहर जो होता है मुक्त तंत्र में क्या होता है, आप लोग को उपपचयी क्रिया प्रदर्शित या दिखा सकते हैं या दिख सकता है, ठीक ना। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं आप लोग को। यहाँ पे देखिए, आगे देखते हैं आप लोग को। जीव के शरीर से बाहर परखनली में की गई उपपचयी क्रियाएं न तो जैव है और न ही निर्जीव। जिससे कोई भी जीव के बाहर उपपचयी क्रिया कराया जा सकता है कि नहीं, केमिकल या रसायन से। तो देखिए, केमिकल या रसायन से इसे कहने का मतलब है उपपचयी क्रिया कराया जा सकता है, लेकिन वो उपपचयी क्रिया न तो सजीव है न ही निर्जीव है। ये चीज़ भी याद रखना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, न ही वो क्या है, जैव है, और न ही निर्जीव है, न जीवित है न मरा हुआ है, ठीक ना। अतः उपपचयी क्रियाएं निरापवाद जीवों के विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित है। ये जीवों का गुण है, कोई जीव नहीं है। उपपचयी क्रिया क्या है? कोई जीव नहीं है, ना वो सजीव है ना निर्जीव है। तो उपपचयी क्रिया क्या है? तो एक गुण है, ये होता है या क्रिया है कहिए कि। जबकि पात्रे में एकाकी उपपचयी क्रियाएं जैविक नहीं है, यद्यपि ये निश्चित ही जीवित क्रियाएं हैं। क्या होता है? जीवित क्रिया। उपपचयी क्रिया जो होता है जीवित क्रिया होता है, ये जीवित के शरीर के अंदर ही होता है। किसी भी निर्जीव के में उपपचयी क्रिया नहीं होता है। उपपचयी क्रिया के कैसे कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए आप में भोजन पच रहा है या खून का निर्माण हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई खराब खून हो जाए, खून खराब हो जाए, तो हम लोग को शरीर में एक रचना होता है जिसको तिल्ली कहता है, इंग्लिश में इसको स्प्लीन कहता है, उसको रक्त का कब्रगाह कहता है। जैसे मान लीजिए हम लोग को शरीर में खून जो है काला पड़ जाए या कहीं के खून खराब हो जाए, तो हम लोग को शरीर में खून इकट्ठा होता रहेगा, इकट्ठा होते रहेगा, धीरे धीरे सड़ जाएगा, हम लोग का शरीर सड़ जाएगा, कैंसर हो जाएगा,
तो बहुत सारी दिक्कत है, कैंसर होगा तो। यानी आलू जैसे सड़ता है ना, उसे इंसान भी सड़ जाता है। लेकिन इंसान के अंदर एक रचना होता है जिसको प्लीहा या इंग्लिश में स्प्लीन कहा जाता है, नहीं तो तिल्ली भी कहा जाता है। तिल्ली ही या प्लीहा हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में स्प्लीन। उसको रक्त का कब्रगाह कहा जाता है। वो रक्त को क्या करता है, भक्षण कर देता है, खत्म कर देता है। तो आप लोग को यहाँ पे अब आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग के अंदर जीवित रहने के लिए कुछ क्रिया होते रहता है, उसी को तो उपचय क्रिया कहते हैं। एक साथ हजारों क्रिया होता है, एक नहीं, पाचने वाला नहीं, परिसंचरने वाला नहीं, खून बनाने वाला ही नहीं, कोई अंग ठीक करने वाला ही नहीं, बहुत सारा क्रिया होते रहता है। तो सबको क्या कहेंगे, उपचय क्रिया। ये जीवित के शरीर में होता है। अतः शरीर का कोशिकीय संगठन जीवन स्वरूप सुस्पष्ट अभिलक्षण है। जो जो शरीर का जो है कोशिकीय संगठन होता है तब जीवन स्वरूप मिलता है, तो ये सुस्पष्ट अभिलक्षण है ये, ठीक ना। ये होना ही होना है, लक्षण है। शायद सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों जो भौतिक और रासायनिक अथवा जैविक हो सकती है। कोई भी इसे है तो भौतिक या रासायनिक या जैविक हो सकती है, ये सब लक्षण है ना। नहीं तो मान लीजिए अगर जीवों के मैंने स्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण देखेंगे तो उसके आसपास चाहे माने उद्दीपन, ये सब भौतिक रासायनिक ये सब भी होता है, ये जैविक होता है, जैविक हो सकती है। के प्रति संवेदनशीलता एवं प्रतिक्रिया करना। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़, जैसे पर्यावरण के, जैसे मान लीजिए हम लोग जीव हैं, बात समझिए, बारिश आ जाए तो उसके प्रति हम प्रतिक्रिया करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहाँ पे संवेदनशील और प्रतिक्रिया करना, तो यहाँ पे हम लोग प्रतिक्रिया करते हैं। तेज मौसम हो जाए, तेज बारिश मतलब वो कहिए, या तेज धूप हो जाए, तेज धूप में हम लोग धूप में रह के हम लोग रुकेंगे कहीं पे नहीं ना। यानी कहने का मतलब हम लोग उसके उस वातावरण, उस वायुमंडल या उस पर्यावरण के अकॉर्डिंग हम लोग डिसीजन लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोग प्रतिक्रिया करते हैं कि कैसा मौसम है, क्या वातावरण, क्या वायुमंडल, क्या पर्यावरण है, उसके अनुसार हम अपने संवेदी अंगों द्वारा अपने पर्यावरण से अवगत होते हैं। संवेदी अंग, संवेदना महसूस करने वाले जो अंग है ना, संवेदी अंग कहलाते हैं। तो उससे हम लोग महसूस कर लेते हैं कि आज सबसे ज़्यादा गर्मी है, आज सबसे ज़्यादा ठंडा है कि नहीं। कोई मशीन नहीं है हम लोग में, लेकिन फिर भी हम लोग महसूस कर लेते हैं। कोई मशीन से जांच करने नहीं जाते हैं, तब वो कहते हैं आज बहुत गर्मी है, हर दिन से ज़्यादा गर्मी है। तो क्या ये हम लोग को संवेदन, जो संवेदी अंग है वही बताता है, वही सूचना देता है। पौधे, प्रकाश, पानी, ताप। उसके बाद देखिए आप लोग, अन्य जीवों, प्रदूषकों, क्या प्रदूषकों आदि जैसे बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। कोई भी जीव है, जैसे प्रदूषक, जैसे गंदगी है, तो मान लीजिए प्रदूषण में धुआं, पूरा विषैला धुआं है, तो हम वहाँ पे जाएंगे जी सूंघने के लिए नहीं ना। उसके लिए क्या है, बाहरी कारक से हम लोग प्रतिक्रिया दिखाते हैं, खुद भागने लगेंगे, प्रतिक्रिया दिखाने लगेंगे। प्रोकैरियोट चाहे ओट से लेकर जटिलतम यूकैरियोट तक सभी जीव पर्यावरण संकेतों के प्रति संवेदना एवं प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। लेकिन कौन, तो सभी जीव, सभी जीव ही पर्यावरण के प्रति क्या दिखा सकते हैं, संवेदना और प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। संवेदना और प्रतिक्रिया कौन दिखाएगा, तो सभी जीव दिखाएगा, जीव दिखाएगा, निर्जीव नहीं दिखाई देगा। माने ईंटा, अगर ईंट ले लीजिए, ईंट निर्जीव है, तो ईंट पर्यावरण के प्रति ये प्रतिक्रिया या संवेदना लेगा पर्यावरण के संकेत से। तो मान लीजिए बारिश आ रहा है, तो ईंटा वहाँ से हट जाएगा, भाग जाएगा, ईंट नहीं ना। ईंट कोई प्रतिक्रिया या मैंने संवेदना नहीं दिखा सकती है, ठीक ना। आगे देखते हैं यहाँ पे, पादप तथा प्राणियों दोनों में ही दीप्ति काल मौसमी प्रजनकों के जनन को प्रभावित करता है। जो ये होता है आप लोग को, पादप और ये मान लीजिए प्राणी, दोनों में क्या होता है, मौसमी प्रजनकों के जनक को प्रभावित करता है। मौसमी प्रजनकों के जनक को प्रभावित करता है। यहाँ पे मौसमी प्रजनन के प्रभावित करता है, कुछ मौसमी प्रजनकों के जनन को प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए आप लोग ये बताइए, जैसे मान लीजिए सिलफड़ कहता है, बेल भी लोग बोलता है ना, बेल। अब यहाँ पे ये बताइए, जैसे शंकर जी की पूजा किया जाता है, आप लोग को बेल के पता चढ़ाया जाता है, कैसे गाना है, तो बेल के पतैया पर लिखा था लेटर, खुश हुई है भोले दानी कई दी है सिग्नेचर, मेहरारू मिली बेटर, मेहरारू मिली बेटर, गाना वाना गाता है। तो यहाँ पे जो बेल वही हुए है, तो मौसमी प्रजनक है कि नहीं, मौसमी जनन करता है कि नहीं, क्या कि बताइए। आप कभी भी कह देंगे कि जो बेल या सिल्फर है कभी भी पक जाएगा, कभी भी तैयार हो जाएगा, तो नहीं। विशेष मौसम जो गर्मी वाले लू के दिन होते हैं ना, यानी जो चौथी या पाँचवीं महीना, उसमें ही तैयार होते हैं। क्यों, क्योंकि वो मौसमी प्रजनक है। अच्छा, कुत्ता को देखे होंगे, जो डॉग होते हैं या बीच होते हैं, कुतिया होती है, वो बच्चा
ठंडी के दिन में ही क्यों दे देती है? तो वो भी जनन करने का उसका क्या है, मौसमी प्रजनक है। मौसमी प्रजनक, यहाँ पे मौसमी प्रजनक है, याद रखिएगा, मौसमी प्रजनक। हम लोग मौसमी प्रजनक नहीं है। हम लोग को आज दीजिए ना, आज दीजिएगा, पता चलेगा 9 महीने के बाद लड़का हो जाएगा। गर्मी में शादी कराइए, ठंडा में लड़का हो जाएगा, ठंडा में शादी कराइए, गर्मी में लड़का हो जाएगा, बरसात में शादी कराइए, फगुआ में लड़का हो जाएगा। इस तरह से यानी कहने का मतलब ये है कि 9 महीना होना चाहिए, हो जाएगा। तो हम लोग मौसमी प्रजनक नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे जीव और बहुत सारे पादप, यहाँ पे स्पष्ट तो कह ही दिया गया है, पादप और प्राणी दोनों में, पादप और प्राणी दोनों में क्या होता है, दीप्ति काल माने कुछ महीने में चाहे कुछ समय के अंतराल में ना मौसमी प्रजनक जनक दिखाते हैं, चाहे प्रभावित करते हैं, प्रभावित मौसमी प्रजनक। अमरूद जो होता है, अमरूद में तो मान लीजिए लगभग कोई अमरूद सालों भर भी फलता है, लेकिन आम होता है तो गर्मी के दिनों में क्या होता है, आप लोग खुद तो समझते होंगे, तो मौसमी प्रजनक है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए सभी जीव अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं। पर्यावरण से अवगत है, अच्छा बताइए, जैसे जामुन है, तो जामुन जो है अब धीरे धीरे फूल भाती लेगा और बरसात के दिनों में, बरसात के दिनों से पहले या बरसात के दिनों के आसपास एकदम काला काला हो जाएगा, एकदम फल उसके तैयार हो जाएगा, पक्के मैंने मीठा लगने लगेगा, चाहे जो भी जैसा भी चलाते हैं, है कि नहीं। यानी वो पर्यावरण से अवगत है, हर साल का वही है, बरसात के समय में ही प्लस में मैंने कही ना कि जून के आसपास वो फल देता है, जून महीने में। तो जामुन को कैसे कौन बता दिया कि जून महीना आ गया तुम फरो, मई आ गया फरो, कोई बताने गया नहीं ना। तो वो क्या है, पर्यावरण से अवगत है, ऑलरेडी पर्यावरण से अवगत होता है हर मौसमी प्रजनक जो है। मानव ही केवल ऐसा जीव है, हम बताएं कि नहीं, अभी मैंने ये आप लोग औरत दीजिए, मतलब सॉरी मतलब अभी किसी पुरुष को लड़की दीजिए, शादी विवाह करा दीजिए, 9 महीने बाद संतान उत्पत्ति कर देगा कि नहीं कर देगा। तो यानी कहने का मतलब मानव ही एक ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत अर्थात स्वचेतन होता है, स्वयं से अवगत है, स्वचेतन होता है। नहीं तो सब लोग क्या होता है, पर्यावरण से अवगत होता है, उसी के अनुसार भी करता है आप लोग को। इसलिए चेतना जीवों को परिभाषित करने के लिए अभिलक्षण हो जाती है। चेतना जो है जीवों के लिए अभिलक्षण हो जाती है, तो चेतना है कि नहीं है। अच्छा आगे देखिए, यहाँ पे आप लोग को स्पष्ट रूप से देखिए समझ में आ गया। कुछ हम सोचते हैं या आप लोग को भी सोचना चाहिए कि सर कम से कम शब्द भी में ही समझा दें तो ही अच्छा है, नहीं तो मान लीजिए तोड़ के तो समझाते ही हैं, ऐसा थोड़े कि नहीं समझाते हैं। जब हम मानव के विषय में चर्चा करते हैं तब जीवों को परिभाषित करना और भी कठिन हो जाता है। अगर मानव के बारे में पढ़ना है तो मानव को के विषय में चर्चा करेंगे तो और ही जीव को परिभाषित करने में कठिन हो जाएगा। मानव क्या होता है, मानव स्वचेतन होता है, माने चिंतन करता है, ये भी है आप लोगों को। हम रोगी को अस्पताल में सचेत अवस्था में लेटे रहते हुए देखते हैं। रोगी क्या है, सचेत अवस्था में लेटा हुआ है कि नहीं। अच्छा, उसके हृदय तथा फुफ्फुस को चालू रखने के लिए मशीनें लगाई गई होती हैं। रोगी का मस्तिष्क मृतसम होता है, मृतसम माने मरा हुआ स्थिति के बराबर होता है रोगी का शरीर है। कब, जब नहीं है कहा था तो शून्य किया जाता शरीर, तब मृतसम होता है। रोगी में स्वचेतना नहीं होती है, रोगी में स्वचेतना मैंने खुद से सोचने या समझने की चेतना नहीं होगी। कब, जब सुन वाला सुई या दवा दिया गया है आपको, तब स्वचेतना नहीं होगा उस समय। कब, रोगी में। ऐसे रोगी जो कभी भी अपना सामान्य जीवन में वापस नहीं आ पाते, तो क्या उन्हें जीव अथवा निर्जीव नहीं कहेंगे, चाहे निर्जीव कहेंगे चाहे जो भी। जैसे मान लीजिए स्वचेतना, स्वचेतना इंसान से चला जाएगा। जैसे मान लीजिए हम खुद से क्या करना है नहीं करना है, हमको सुई देगा ना शून्य करने के लिए, तो शून्य करने के लिए मेरे मृतसम जैसा हो जाएंगे, हम मृतसम जैसा हो जाएंगे, तो हम स्वचेतना नहीं कर पाएंगे और खुद से कुछ सोच समझ नहीं सकेंगे। तो क्या हम जीव नहीं हैं, हम जीव नहीं हैं जी, तो जीव ही हैं, बस स्वचेतना गायब हो गया। क्या गायब हो गया, स्वचेतना गायब हो गया कुछ समय के लिए। तो ऐसे में क्या मैंने सजीव कहेंगे, हमको कोई निर्जीव कहेंगे, बताइए तो आप लोग सजीव कहेंगे, ऐसे थोड़ा है। आपको देख रहे हैं इतना मेहनत से, निर्जीव कहेंगे। अब चलिए उच्च स्तरीय अध्ययन में, उच्च स्तरीय जब अध्ययन होगा, अच्छा से पढ़ा जाएगा, तो उच्च स्तरीय अध्ययन में जीव विज्ञान पृथ्वी पर जैव विकास की कथा है। अब देखिए यहाँ जीव विज्ञान क्या है, तो यहाँ से यहाँ जीव विज्ञान की पता मैंने एक तरह से परिभाषा हो गई। जीव विज्ञान पृथ्वी के विकास की कथा है, एकदम छोटा सा।
आप लोग को याद करने के लिए। देखिए ध्यान दीजिए, जीव विज्ञान क्या है? तो जीव विज्ञान पृथ्वी पर जैव विकास की कथा है। जीव विज्ञान पृथ्वी पर जैव विकास की क्या है? कथा है। मतलब जैव विकास में जीवन का विकास कैसे कैसे हुआ है उसी के बारे में बताया जाता है, उसी के बारे में कथा कहा जाता है। ये बात आप लोग को स्पष्ट रूप से जानना चाहिए और जानते भी होंगे। आपको पता लगेगा कि यहाँ पे देखिए, आपको पता लगेगा कि सभी जीव घटनाएं उसमें अंतर्निहित प्रक्रियाओं के कारण होती है। जो अंदर में निहित है उसी प्रक्रिया के कारण घटना होता है। ऊतकों के गुण कोशिका में स्थित कारकों के कारण नहीं, कारकों के कारण नहीं है। जिसे कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आप लोग समझिए, यहाँ पे समझिए, ऊतकों के जो गुण हैं कोशिका में स्थित कारकों के कारण नहीं है। जैसे मान लीजिए कोशिका से ऊतक बना है, तो ऊतक के अंदर जो गुण है कोशिका के चलते नहीं आया है। ऊतक अपना गुण खुद स्वयं बनाया है, गुण या कला या क्वालिटी बनाया है कि नहीं? बल्कि घटक कोशिकाओं की पारस्परिक प्रतिक्रिया के कारण है। इसी प्रकार के कोशिकीय अंगकों के लक्षण अंगकों में स्थित आणविक घटकों के कारण नहीं, बल्कि अंगकों में स्थित आणविक घटकों के आपस में क्रिया करने के कारण है। उच्च स्तरीय संगठन उद्गामी गुणधर्म इन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही होते हैं। चलिए यहाँ तक कुछ है नहीं, आगे बढ़ते हैं आप लोग को। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है सभी स्तरों पे संगठनात्मक। यहाँ पे सभी स्तर मतलब सभी लेवल। यहाँ पे देखिए सभी स्तरों पे संगठनात्मक जटिलता की पदानुक्रम में यह अद्भुत घटना यथार्थ है। अतः हम कह सकते हैं कि जीव स्वप्रतिकृति विकासशील तथा स्वनियमकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया की दक्षता रखते हैं। हम लोग बाह्य उद्दीपन के प्रति क्या करते हैं? अनुक्रिया की दक्षता रखते हैं। जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की कहानी है। एगो तो जीव विज्ञान अभी ही बताए थे आप लोगों को, एगो अभी भी बता दे रहे हैं। तो जीव विज्ञान क्या है? तो जीव विज्ञान आप लोगों को पृथ्वी पर जीवन की कहानी है या कथा है। अभी अभी आप लोग बता रहे हैं, ये चीज़ कोई भी आप लोग से पूछ सकता है। जीव विज्ञान से पढ़ रहे हैं तो जीव विज्ञान क्या है? तो कहिएगा ना आप लोग। तो जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की कहानी है। पृथ्वी पर जीवन की कहानी है, ये बात याद रखेगा। जीव विज्ञान क्या है? तो जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की कहानी है, चाहे जीवन के विकास की कहानी है, चाहे जैव विकास की कहानी है। अभी अभी ने बताया है जी यहाँ पे आप लोगों को, जीव विज्ञान पृथ्वी पर जैव विकास की कथा है या जैव विकास की कहानी। तो विकास भी कहिएगा थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ठीक ना। चलिए आगे यहाँ पे बढ़ते हैं आप लोग को। वर्तमान भूत एवं भविष्य के सभी जीव एक दूसरे से सर्वनिष्ठ अनुवांशिक पदार्थ, कौन सा पदार्थ है आप लोगों को? अनुवांशिक पदार्थ की साझेदारी द्वारा संबंध है, परंतु यह पदार्थ सब में विविध अंशों में होता है। सब में क्या होता है? विविध अंश में होता है, विविध मात्रा में होता है, ठीक ना। आगे आप लोग को देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आप लोगों को जीव जगत क्या है, इसकी परिभाषा। जीव जगत क्या है मतलब जीवों का संसार क्या है, जो कि आप लोग को जो पाठ का नाम है वो क्या है। कब से तो हम लोग जीव के परिचय के बारे में जान रहे थे, लेकिन जीव जगत जानना है तो यहाँ पे समझेंगे आप लोग को जीव जगत की परिभाषा। यहाँ पे देखिए जगत, अंग्रेजी किंगडम, चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग जीव जगत क्या है, जीव जगत के परिभाषा जानना है, ठीक ना। कब से हम लोग जीव के परिचय हम लोग जान रहे थे, जो कि आप लोगों को पाठ का नाम भी है जीव जगत। तो जीव जगत के बारे में देखना है तो यहाँ पे समझिए आप लोग। जैसे यहाँ पे आप लोग जान रहे हैं कि जगत अंग्रेजी में जिसको किंगडम कहा जाता है ना, तो देखिए जगत जो है, जगत जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण में जीवों के वर्गीकरण की एक ऊंची श्रेणी होती है। देखिए जो जीव जगत है ना तो कुछ है नहीं, जीवों के वैज्ञानिक वर्गीकरण की क्या होती है? एक ऊंची श्रेणी होती है। मैंने वैज्ञानिक द्वारा जीव का जो बड़ा बड़ा या ऊंचा ऊंचा श्रेणी बांट दिया गया है तो वही जगत कहलाता है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सारा मतलब बांट दिया गया है। इसमें जगत पढ़ने का मतलब आप लोगों को पूरा तरह से वर्गीकरण पूरा हो गया है, नहीं। जैसे मान लीजिए आप लोग को कार्लेलिनियस द्विज जगत बांटे हैं, मैंने दो जगत में बांटे हैं, एगो प्लांटी जगत है, एगो एनिमेलिया जगत। तो एगो प्लांटी मतलब इसे प्लांट मतलब पौधा, पौधा का मतलब जैसे पेड़ पौधा वनस्पति जितने भी आते हैं प्लांटी जगत में आ जाएंगे, प्लांट किंगडम में आ जाएंगे। हम लोग जैसे जो जीव जंतु हैं, जीव जंतु क्या आ जाएंगे? जीव जंतु आ जाएंगे आप लोगों को एनिमेलिया। एनिमेलिया मतलब हाँ, जैसे हम लोग एनिमेलिया जगत के हैं कि नहीं। तो उस तरह से दुइये जगत में बांटा गया। अब पौधा एक ही प्रकार का होता है जी,
जीव जंतु एक ही प्रकार का होता है, कोई ज़मीन पे चलने वाला होता है, कोई जल में रहने वाला होता है, कोई दोनों में हो चल रहने वाला उभयचर होता है, कोई शाकाहारी होता है, कोई मांसाहारी होता है, कोई सूक्ष्म जीव है। तो सबको एक एक ग्रुप में रखिएगा तो हो गया। तो देखिए एक कहीं ना कि बड़ा श्रेणी के तौर पे बांट दिया गया है, लेकिन छोटा श्रेणी आप लोगों को अलग अलग है। और छोटा श्रेणी में जाएंगे तभी हम आप लोगों को बहुत विस्तार से या अच्छा से किसी भी जीव का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को तो ऊंची वर्गीकरण है, जिसे मान लीजिए हमको बांटना है, ठीक है, और स्कूल में बांटना है, स्कूलों में, ठीक। तो स्कूलों में बांटना है तो मान लीजिए हम बांट दिए हिंदू और मुस्लिम के आधार पे। तो हिंदू और मुस्लिम के आधार पे हम बांट दिए वो लोगों को, सभी स्टूडेंट को। तो कुछ हिंदू लोग होंगे, कुछ मुस्लिम लोग होंगे, बट गया, ठीक। लेकिन उसमें भी तो लोग बांट सकता है जी। कोई कहेगा जाति के आधार पे बांट दो, ठीक है, कोई कहेगा रंग के आधार पे गोरा काला भी बांट दो। तो मतलब एकदम पूरा तरह से वर्गीकरण करना है तो पूरा डीपली जाना पड़ेगा, पूरा गहराई से करना पड़ेगा। लेकिन हम एक तौर पे मैं दो भागों में बांटने के लिए हिंदू मुस्लिम मान लीजिए कर लिए, बांट नहीं रहे, मैं मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये श्रेणी है, जगत एक प्रकार की श्रेणी है जो जीवों को बांटा गया है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ऊंची श्रेणी है, ठीक है। आधुनिक, आधुनिक मतलब आजकल के, हाँ, आज के आधुनिक जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण में यह श्रेणी संघो मतलब फाइलम से ऊपर आती है। ये जो जगत है फाइलम से ऊपर आता है, फाइलम से ऊपर जगत को बांटा गया है, ठीक ना। यानी एक जगत में बहुत सारे संघ होते हैं। एक जगत बड़ा चीज हो गया, उसमें बांटिएगा तो बहुत सारा निकलते जाएगा अंदर से, ठीक ना। मतलब बहुत से संघ होते हैं और बहुत से संघों को जीव वैज्ञानिक जगत में संगठित किया है। मैंने बहुत सारा संघ मिला के जीव वैज्ञानिक क्या किया गया है, तो ये जगत में बांट दिया गया है कि नहीं। चलिए यहाँ पे आप लोग को जानेंगे जीव जगत के भाग। जैसे जीव जगत आप लोग तो जान गए, ये क्या है, जीवों के वर्गीकरण की ऊंची श्रेणी है, जो वैज्ञानिकों द्वारा बांटा गया है, जीवों के वर्गीकरण की ऊंची श्रेणी है, ठीक ना। अच्छा आगे देखते हैं आप लोग को जीव जगत के भाग। जीव जगत के आप लोग को भाग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आप लोग को लाइन बाई लाइन लेकर चल रहे हैं, एक भी चीज़ आप लोग को छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को थोड़ा जो करना होगा, थोड़ा ध्यान लगा के देखना होगा, पढ़ना होगा। मान लीजिए एक बुक में जितने भी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है हम सब चीज़ लेकर आए हैं, छोड़े नहीं है। तो हो सकता है सब चीज़ तो अच्छा ना लगे, लेकिन कुछ चीज़ अच्छा भी लगेगा, कुछ चीज़ आप लोग को पढ़ने में अनसनी भी हो सकती है, लेकिन नहीं होना चाहिए। कोशिश हम पूरा तरह करेंगे तो समझ जाइएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। जीव जगत के भाग आप लोग तो पता है ना, जीव जगत जो है जीवों के वर्गीकरण की ऊँची श्रेणी है जो जैव वैज्ञानिक द्वारा बांटा गया है। इस पद्धति के अनुसार सभी सजीवों को जंतु जगत, पादप जगत तथा प्रोटिस्ट से 3 जगतों में बांटा गया है। मान लीजिए जीव जगत के भाग अगर देखिएगा तो जीव जगत के 3 भागों किया गया है, जंतु जगत, पादप जगत और प्रोटिस्टा जगत या प्रोटिस्ट जगत। आप लोगों को तीनों जगत है, क्या है, जगत है, ठीक ना। तो यहाँ जंतु जगत या तो जगत भी बोलना है साथ में, पादप जगत और प्रोटिस्ट जगत, यहाँ तब बोलना है 3 जगतों में विभक्त किया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम। जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम, हम लोग आते हैं ना तो जंतु जगत में आते हैं। क्या आते हैं हम लोग, जंतु जगत में आते हैं, माने एनिमल किंगडम में आते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ पे देखिए ये यूकैरियोटिक, देखिए हम लोग का शरीर यूकैरियोटिक क्या समझ लीजिए, तो बस थोड़ा समझिए आप 5-10 सेकंड। देखिए हम लोग का शरीर या पेड़ पौधा का शरीर जो बना है कोशिका का बना होता है, और कोशिका का भी प्रकार होता है। तो कोशिका का जो प्रकार होता है, एक होता है यूकैरियोटिक और एक होता है प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कैसे कहा जाता है, तो देखिए जिसमें केंद्रक रहेगा तो यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक या यूकैरियोट भी कह सकते हैं ना। तो जिसमें केंद्रक रहेगा तो यूकैरियोट, और जिसमें केंद्रक नहीं रहेगा तो प्रोकैरियोट, नहीं तो प्रोकैरियोटिक। तो हम लोगों में जो जंतु जगत की जो कोशिका है उसमें क्या होता है, केंद्रक होता है, तो इसलिए यह क्या है, यूकैरियोटिक। हम लोग इसी जगत में रहते हैं, हम लोग जो मनुष्य हैं इसी जगत में रहते हैं, जंतु जगत में। पादप जगत में नहीं रहते हो जी आप लोग, पादप जगत में तो पेड़ पौधा वनस्पति में, ठीक ना। चलिए आगे देखिए बहुकोशिकीय होते हैं। आप लोग को ये भी पता है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय जीव का शरीर जो होता है मात्र एक कोशिका का बना होता है। बहुकोशिकीय के जीव जो है रचना के आधार पे, कार्य के आधार पे अलग अलग अनेकों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है कि नहीं।
अच्छा, तो हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं। हम लोग को खाना पचाने वाला दूसरा कोशिका, रक्त बनाने वाला दूसरा कोशिका, कोई घाव ठीक करने वाला दूसरा कोशिका, बैक्टीरिया मारने वाला दूसरा कोशिका, हड्डी मजबूत करने वाला दूसरा कोशिका, बाल बढ़ाने वाला दूसरा कोशिका, नाखून बढ़ाने वाला दूसरा कोशिका। तो कोशिका हम लोग में बहुत है, इसलिए हम लोग क्या है, बहुकोशिकीय जीव हैं। जिससे आप लोग एक कोशिकीय जीव जाने होंगे, बैक्टीरिया भी है यहाँ पे, प्लस में ये अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, इस तरह से जो है एक कोशिकीय है। तो अमीबा में खाना जो पचता है मात्र एक कोशिका पचाता है। उसको जो भी कराना है ना, भोजन के अंतर्ग्रहण, पाचन, परिसंचरण, उत्सर्जन, जो भी कराना है तो सब के सब करता है एक ही कोशिका। क्योंकि एक कोशिकीय जीव के शरीर मात्र एक ही कोशिका है, तो सब काम एक ही कोशिका करेगा जी। लेकिन हम लोग में बहुकोशिकीय है। हम लोग का जो जंतु जगत है जी, हम लोग ही नहीं, कुत्ता, बानर, बिल्लार जो भी है, बकरी, मेढक जो भी है, सांप जो भी है, ये सब बहुकोशिकीय जीव होते हैं, ठीक ना, क्योंकि जंतु जगत में आते हैं। विषमपोषी प्राणियों, विषमपोषी इसलिए है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन ग्रहण नहीं करता है, स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकता है, इसलिए इसको भोजन करने के लिए किसी न किसी रूप में किसी न किसी जीव पे निर्भर रहना पड़ता है, ठीक ना। तब विषम प्राणियों का वर्ग है, ये जो है विषम प्राणियों का वर्ग है। कोशिका भित्ति रहित कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका भित्ति रहित, रहित मतलब क्या होता है, नहीं अगर है ना तो रहित कहा जाता है। तो देखिए हम लोग में कोशिका भित्ति नहीं है। जैसे देखिए बता रहे हैं, जो जंतु जगत और पादप जगत की कोशिका पढ़ेगा ना, तो जंतु जगत की कोशिका कमजोर होता है, पादप जगत की कोशिका मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि देखिए जंतु जगत की कोशिका एक ही झिल्ली होती है, ठीक है। पादप जगत की कोशिका जो होता है, पेड़ पौधा वाला कोशिका, वो दोहरी झिल्ली का होती है। हम लोग में होता है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली नहीं तो प्लाज्मा झिल्ली, नहीं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, है ना। अच्छा, जो पेड़ पौधा में होता है कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो रहता ही रहता है, कोशिका भित्ति भी रहता है पेड़ पौधे में। हम लोग में कोशिका भित्ति नहीं रहता। हम लोग कहने का मतलब एनिमेलिया में नहीं रहता है, यानी कहने का मतलब है आप लोगों को जंतु जगत में नहीं रहता है, जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम में नहीं रहता है। तो हम लोग में अगर मान लीजिए रहता तो क्या होता, देखिए पेड़ पौधा में कोशिका भित्ति है ना, भित्ति में दीवार कहा जाता है, तो कोशिका भित्ति उन लोग को मजबूती प्रदान करता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, आप लोग को 9th में ही पढ़े होंगे। ऐसे कोशिका भित्ति अगर हम लोग में रहता तो हम लोग को जो हाथ जो बना है क्या का बना है, कोशिका का बना है। ऐसे करते हैं ठक ठक बजता, लकड़ी के जैसा ठक ठक बजता। लेकिन लकड़ी दूगो ले लीजिए तो इसे लड़ाइए तो ठक ठक बजेगा कि नहीं बजेगा, क्या है, क्या है कि जो लकड़ी बना हुआ है वो उसमें जो कोशिका है, उसका कोशिका जो बना है सेलुलोज की बना है, माने कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति मृत होता है, इसलिए मजबूती प्रदान करता है, दृढ़ता प्रदान करने का काम करता है कोशिका भित्ति। लेकिन हम लोग में कोशिका भित्ति पाया ही नहीं जाता है, इसलिए दृढ़ता नहीं प्रदान करता है और मजबूती भी नहीं होती है। लेकिन जिसमें कोशिका भित्ति होती है वो चलन नहीं होता है, मैं चल नहीं पाता है। हम लोग में कोशिका भित्ति नहीं रहता है, कोशिका भित्ति रहता तो चल नहीं पाते हम लोग में कोशिका भित्ति नहीं है तभी चल पाते, नहीं तो हम लोग मजबूत रहते हैं, एक जगह जमा रहता है, जैसे जमा रहता है उसी रहते। मान लीजिए उंगली ऐसे रहता तो उंगली ऐसे ही रह जाता, इस तरह से होता। यानी कहने का मतलब है हम लोग में जो है कोशिका भित्ति रहित होता है, रहित मैंने नहीं होता है कोशिका भित्ति, ठीक ना। तो जंतु जगत वाला में कोशिका भित्ति नहीं होता, पादप जगत में पेड़ पौधा वाला में होता है। इतना आप लोग को जानकारी बहुत ही आप लोगों को इम्पोर्टेंट था जानना। प्राणियों की संरचना एवं आकार में भिन्नता होते हुए भी उनकी कोशिकाएं व्यवस्था, शारीरिक सम्मिति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र की रचना में कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? समानताएं। समानता मतलब एक जैसा समानता पाया जाता है बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए अगर देखेंगे तो। इन्हीं विशेषताओं के वर्गीकरण के आधार बनाया गया है, इन्हीं विशेषताओं का वर्गीकरण क्या बनाया गया है? आधार। आधार मतलब बनाया गया क्या? तो ये आप लोग को समानता के ऊपर, समानता देखते हुए वर्गीकरण का आधार बनाया गया है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो जीव है, यहाँ पे आप लोगों को बाघ हो गया, मेढक हो गया, यहाँ पे आप लोगों को गिलहरी हो गई, या कुछ अन्य जीव भी आप लोगों को दिख रहे होंगे। सर्प दिख रहा है, मेढक कहीं कोई प्रजाति दिख रहा है, यहाँ इसे ये जो दिख रहा है आप लोगों को चीता दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्टोपस दिख रहा है। तो ये सब क्या है? एक जीवों का वर्गीकरण द्वारा बांटा गया है। इसमें आप लोग गहराई से पढ़ेंगे तब ना बांटेंगे जी। लेकिन अभी एक दो क्या है, ऊंचा वर्ग के तौर पे बांटे हैं ना, जब मैंने जीव जगत को ऊंचा वर्गीकरण पे बांटे हैं तब ना जगत कहते हैं। आप लोग को जगत पता है, लेकिन हम लोग जगत को जंतु जगत, पादप जगत, पुष्ट जगत में बांटे हैं ना, 3 जगतों में। तो अभी जंतु जगत हम लोग पढ़े और जंतु जगत के बाद आ गया पादप जगत। पादप जगत मतलब पेड़ पौधा वाला जगत, पादप जगत मैंने पेड़ पौधा वाला जगत। तो यहाँ पादप जगत देखते हैं, देखिए यहाँ पे आप लोग पादप जगत में वनस्पतियों
कभी से तो बता रहे हैं आप लोग को। वनस्पति या पौधों क्या, पेड़ पौधों कहिए ना, पेड़ पौधों को विषय में पढ़ाया जाता है। पादप जगत क्या है, तो पेड़ पौधों का एक जगत है, संसार है, ठीक ना। थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान का जनक कहता है। देखिए वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहता है, तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति जगत का जनक या पिता कहता है। हमारे जो पौधे हमारे पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। अभिन्न मतलब इसको अलग नहीं है, माने ये भिन्न माने होता है अलग अलग, लेकिन अभिन्न अंग है माने हमारे पर्यावरण से अलग नहीं है। कौन, पौधे जो है पर्यावरण का ही हिस्सा है, पर्यावरण का ही अंग है। अगर ये पौधे नहीं रहेंगे ना तो पर्यावरण हम लोग को सही सलामत नहीं रहेगा, संतुलित नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। तो पर्यावरण के जो हिस्सा है पौधा होता है ना, तो पौधे हमारे पर्यावरण के अभिन्न अंग होते हैं। अगर पौधे ना हो तो हमारा पर्यावरण सजीव रहित हो जाएगा। रहित आ गया ना, देखिए रहित आया है, इसका मतलब जान लीजिए रहित तभी आता है जब वो चीज़ वहाँ नहीं है ना, तो रहित कहा जाता है, और रहता है तो सहित कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर देखिएगा तो ये मान लीजिए ताला चाबी है, ठीक है। तो ये जो ताला है चाबी सहित है कि नहीं है, लेकिन इसको हम फेंक दे उधर, केवल इसको ऐसे ही रखे तो ये क्या है, तो चाबी रहित है। क्या है, चाबी रहित हो जाएगा। तो आप लोग को बहुत ही अच्छा समझ में भी आ रहा होगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे आप लोग, तो हमारा पर्यावरण सजीव रहित हो जाएगा अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा। तो काहे का है, जल ही जीवन है, चाहे पौधा भी जीवन है। पौधा हम लोग के लिए ऑक्सीजन छोड़ रहा है, तापमान संतुलन बनाए रखा है। नहीं तो तापमान अगर बढ़ेगा ना तो ग्लेशियर पिघल जाएगा, और ग्लेशियर पिघलेगा तो भारत में बिहार तो पहले ही डूबेगा, क्योंकि बाढ़ हो रहा ऐसे ही आते रहता है हर साल। लेकिन यहाँ ग्लेशियर पिघल जाए तो बहुत ये प्रलय देखने को मिल जाएगा। सब बर्फ के रूप में जो जमा है हिमालय, सब पानी बन जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है तापमान भी नहीं बढ़ने देना है, यानी पौधा का रहना जरूरी है, ऐसे ऑक्सीजन देने के लिए भी जरूरी है। तो पेड़ पौधा का रहना जरूरी है, नहीं तो हमारा पर्यावरण क्या हो जाएगा, सजीव रहित हो जाएगा, मन सजीव नहीं रह पाएगा। सजीव माने हम लोग ही सजीव हैं या जीव हैं, है कि नहीं। तो जीव रहित या सजीव रहित हो जाएगा। पर्यावरण में कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि पौधे जंतुओं एवं विषमपोषी माने हेटरेशियस पौधे को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब जो चीज़ दिखता है ना प्रत्यक्ष रूप से, या कुछ अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ दुर्गा पूजा मनता होगा, तो कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं, दिखेंगे आपको मेहनत करते हुए, या कुछ अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सामान लाना है तो लाएंगे, जो कि दिखेगा भी, तो ये चीज़ ला रहा है, 1 घंटा 2 घंटा मेहनत किया, तो वो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। कोई मान लीजिए किसी से नहीं हो पा रहा है, आएगो फ़ोन घुमाया तो मिश्रा जी, तो हाँ तो सुनिए ना थोड़ा सा, मतलब ये चीज़ का काम था, ये चीज़ बस दिलवा दीजिए ना, हम आपको पैसा दे देते हैं, चाहिए काम करवा देते हैं, ऐसे करवा देते हैं। तो वो सब क्या है, वो भी काम किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो किसी को दिख नहीं रहा है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आप लोगों को समझ में आ गया। बहुत बच्चा को तो प्रत्यक्ष ही नहीं पता है, अप्रत्यक्ष ही नहीं पता है। देखिए हम जो पढ़ाते हैं ना, तो आप लोग के मन में क्या क्या डाउट बन सकता है, क्या क्या शब्द सुनने के मिलेगा, हर चीज़ वह एक्सप्लेन कर देते हैं, तोड़ देते हैं। पाठ तो समझना आसान हो ही जाता है, पढ़िएगा तो पूरा देख लीजिएगा तो आसान नहीं होगा जी। ऐसा थोड़ा है कि आप लोगों को मिल रहा है जो एक वीडियो में आप लोगों को पूरा पाठ पढ़ने के लिए कितना मज़ा आ रहा होगा, लेकिन एक चीज़ समझ भी जा रहे हैं। इसे क्वेश्चन से आप लोग एक एक क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे, हर चीज़ सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, तो पौधे को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, भोजन प्रदान करते हैं। जैसे जो इसे जंतु है, चाहे पौधा है, ये कोई भी जीव है, विषमपोषी जीव है जिसे, तो विषमपोषी क्या करता है, ये भोजन ग्रहण कराता है। कौन, पौधा। अगर पौधा नहीं रहता तो मान लीजिए हम लोग क्या खाते हैं, जैसे मान लीजिए मांस मछली खा रहे हैं, ठीक है, मांस मछली से मांस खा रहे हैं, जैसे मान लीजिए मुर्गा का, तो मुर्गा क्या खाता है, या तो मान लीजिए गेहूँ खा लिया, नहीं तो कीड़े मकोड़े खाता है, नहीं तो कुछ अन्य चीज़ खाता है। अब बताइए कीड़ा मकोड़ा फितिंगा उतिंगा जो भी कीट पतंग खाया, तो कीट पतंग क्या खाता है, घास खाता है, अनाज खाता है कि नहीं, हरे पत्तियों को खाता है। तो हरा पत्ती जब होता ही नहीं, पौधा होता ही नहीं, तो कीट पतंग नहीं जिंदा होता, कीट पतंग नहीं जिंदा रहेगा तो मुर्गा नहीं जिंदा होगा, तो मुर्गा का मीट चिकन कैसे खाइएगा। बकरी का या बकरा का आप लोग मटन खाते हैं,
तो बताइए बकरा कैसे खाइएगा? जब घास उस नहीं रहेगा तो बकरा ही नहीं होगा, बकरा नहीं रहेगा तो आप लोग कैसे खाइएगा? तो यानी कहने का मतलब जो है, हम लोग जैसे हम लोग विषम पोषी जीव हैं, हम लोग किसी न किसी रूप से भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो विषम पोषी हैं। तो विषम पोषी मैंने हेट्रोट्रॉप्स भी कहा जाता है, हेट्रोसियस भी कहा जाता है, ठीक ना। तो ऐसे मान लीजिए हम लोग दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो दूसरे पर निर्भर रहते हैं तो उसमें क्या है? पौधा ही है। पौधा प्रत्यक्ष रूप से भी है, नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से, या तो कोई साक्षात दिखेगा। जैसे मान लीजिए हम अमरूद के पेड़ पे गए, अमरूद तोड़ के लाए, अमरूद खा लिए, तो कहेंगे पौधा से ही भोजन प्राप्त हुआ है कि नहीं? जैसे मान लीजिए आप लोग आटा खा रहे हैं, आटा की रोटी बना के, तो रोटी खा रहे हैं तो डायरेक्ट नहीं पता चल रहा कि पौधे से ही ये मिला है, डायरेक्ट नहीं दिख रहा है आप लोग को, लेकिन सोचिएगा थोड़ा सा तो दिख जाएगा। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, जैसे मान लीजिए आप लोग बकरा के मीट खा रहे हैं, तो बकरा के मीट खा रहे हैं, तो बकरा कहेंगे ये तो पेड़ पौधा नहीं है, हम पेड़ पौधा से थोड़े भोजन प्राप्त किए हैं, लेकिन भोजन पेड़ पौधा से प्राप्त हुआ है, क्योंकि बकरा घास भूसा ही खाया था, और घास भूसा खाया बकरा, बकरा खा लिए आप लोग। तो यानी कहने का मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधा से ही ये भोजन हम लोग को प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे बकरा खा रहे थे तो अप्रत्यक्ष दिख नहीं रहा, लेकिन सच की जो बात है पौधा से ही प्राप्त हुआ है भोजन, ठीक ना। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन प्रदान कराता है कौन? तो पौधा या प्लांट। यहाँ पे देखिए जैसे काई है, शैवाल का आता है आप लोग को, यहाँ पे शैवाल की प्रजातियाँ भी अलग अलग पौधा भी है कि नहीं? तो यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए शैवाल जो काई या काउर होता है ना, जो पानी में लग जाता है, पानी के ऊपर या नम स्थानों पे लग जाता है, या कहीं गीले चीज़ के किनारे लग जाता है, नहर वहार के किनारे लगता है, पत्थर पे लग जाता है, तो ये सब लगता है। तो देखिए वो सब भोजन प्रदान करा रहा है। काई को, काउर को खाया जा सकता है, हम लोग भी खा सकते हैं, तो हम लोग खाएंगे तो फायदा भी करेगा। तो हाँ, अब कहेगी सर हम लोग काई या काउर खाते चले, तो नहीं, कौन खा रहा है जी उतना? दूसरा चीज़ खाना नहीं है तो वही चीज़ खाएंगे, लेकिन खा सकते हैं। मछली लोग नहीं खाता है, मछली लोग तो ये सब काउरवा को खेबे करता है, पनिया में जो रहता है काई या काउर को खाता है। हम लोग भी खा सकते हैं, लेकिन हम लोग को पेट नहीं भरेगा, अच्छा नहीं लगेगा, उससे अच्छा दूसरा भोजन कर लेंगे हम लोग। चलिए, अब पादप जगत में पौधों के प्रकार, पादप जगत में पौधों के प्रकार। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, पादप जगत में पौधों के प्रकार जानना है आप लोग को, और ये बहुत ही सुनहरा बात आप लोग को यहाँ पे सीखने के लिए, जानने के लिए मिलेगा। पादप जगत में पौधों के प्रकार, यहाँ पे देखिए पादप जगत जान गए आप लोग, तो जिसमें पेड़ पौधा को शामिल किया गया है, ठीक ना। तो यहाँ पे पौधा के प्रकार देखिए, आकार के आधार पर, आकार मतलब साइज के आधार पर, बड़ा छोटा होता है ना जी, बड़ा छोटा बहुत फैलता है, नहीं फैलता है, छोटा होता है, कोमल होता है, इस आधार पे पौधे को 3 प्रकार के होते हैं। जो पौधे होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शाक, क्या होता है? शाक, हर्ब कहा जाता है। अच्छा, साग होता है, लेकिन आप लोग अपने मन को मना लीजिए, साग, साग सब्जी होता है ना, तो साग, साग मना लीजिए। साग क्या होता है? कोमल होता है, तो उसी तरह से साग, ये गलती नहीं है, साग नहीं होगा, साग ही होगा, लेकिन आप अपने मन में समझ के देखिएगा तो समझ जाइएगा। देखिए आप, ये छोटे होते हैं, क्या होते हैं? छोटे होते हैं, इनका तना कोमल होता है, कोमल। जैसे धनिया उनिया खाए हैं, धनिया का पत्ता हरा रंग का जो होता है, टमाटर के सलाद जड़े, नहीं तो अन्य चीज़ के साथ खाते हैं आप लोग, तो यहाँ यह क्या होता है? कोमल होता है, एवं हरे रंग का होता है। क्या होता है? हरे रंग का होता है। इन्हें बहुत सारी शाखाएं, मैं टहनियाँ नहीं होती है। अच्छा बताइए, बहुत सारे शाखा फैले रहेगा, जैसे गेहूं का पौधा देखे हैं, गेहूं के पौधा एगो उगता है, यहाँ से निकल गया, मान लीजिए जड़ से ही 2 चाहे 3 निकलेगा, लेकिन एगो ही निकल गया, तो ऐसा थोड़ा कि इसमें से टहनी निकल गया, इसमें से टहनी निकल गया, इसमें से शाखा निकल गया। पेड़ बनाना है थोड़े उसको, छोटा छोटा पौधा होता है, कोमल होता है, हरा रंग होता है कि नहीं। जैसे उदाहरण के लिए धनिया, गेहूँ, धान, मेथी, पालक, पालक में क्या तना निकला रहता है, डाढ़ एकदम पेड़ बनाएगा का नहीं ना। तो ये सब छोटा छोटा होता है, कोमल होता है, तो ये सब जो कहलाता है शाक में आता है, जो वो भी तो एक पौधा है, ये सब पौधा है, तो शाक कहलाएगा, शाक। ठीक है, आगे देखते हैं आप लोगों को। यहाँ पे देखिए दूसरा है झाड़ी। दूसरा, अच्छा जैसे आप लोग को प्रश्न पूछा जाता है बांस, बम्बू माने बांस। बांस क्या है? बांस पौधा है कि झाड़ी है? मतलब बांस लोग ऐसे पूछेगा आप लोग से भुलवा के, बांस बताइए, बांस मतलब ये पेड़ है कि पौधा है? तो बांस आप लोगों को पेड़ है कि पौधा है, आप मतलब वृक्ष है कि पौधा है? तो ना ये वृक्ष है और ना ये आप लोग को पौधा है। ये क्या है? दोनों नहीं है, ये है झाड़ी। क्या है? झाड़ी है आप लोग को, ये झाड़ी हो गया, ठीक ना। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो ये शाक से बड़े होते हैं। शाक से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। इनका तना कठोर होता है, तना में डाढ़ जो होता है कठोर होता है।
लेकिन ज़्यादा मोटा नहीं होता है, कठोर, इसे कांट ओट होता है ना, झाड़ी उड़ी देखते हैं, नींबू देखे, नींबू का वृक्ष झाड़ी होता है, एक ज़्यादा मोटा भी नहीं होता, कठोर होता है, लेकिन इनमें कई सारी शाखाएं होती है। अरे शाखा होता है तभी तो इधर उधर फैल के मार पूरा झखाड़ कर लेगा, झखाड़ करेगा पूरा एकदम घेर लेगा, मैंने झाड़ी की जैसा, तभी ना लोग देखते हैं छुप जाता है उसमें, झाड़ी में क्या तो है लुका गया, चोर बदमाश भाग गया तो झाड़ी में छिप गया, है कि नहीं। तो झाड़ी बहुत झखाड़ होता है, मैंने कहने का मतलब सारी मैंने शाखा जो होती है, इनकी कई सारी शाखाएं निकली होती हैं जो तन्ने के आधार के पास से निकलता है। आधार मैंने नीचे से, जैसे मान लीजिए ये वृक्ष हो गया तो यहाँ से एकदम पूरा झाड़ा या चारों तरफ निकला रहेगा, फैला रहेगा, ठीक ना। अच्छा, उदाहरण के लिए गुलाब, नींबू, नींबू में देखिएगा स्पष्ट रूप से दिखता है कि नींबू झाड़ी है, पूरा फैल जाता है एकदम, उसमें छुप जाइएगा, एक ही नींबू के पेड़ में आप लोग छुप जाइएगा, दूसरा की बातें छोड़ दीजिए। यहाँ पे गुड़हल भी है आदि, ये सब क्या है, सब झाड़ी है। बांस भी है, आप लोग को याद रखिएगा, बांस, बांस हालांकि नहीं लिखे हैं लेकिन बांस भी है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए आप लोग को, यहाँ पे जो है वृक्ष, तीसरा है वृक्ष, जिसे आप लोग पेड़ भी कहते हैं, वृक्ष या पेड़। तो इसमें देखिए, अच्छा वृक्ष या पेड़ तो बड़े आकार के होते होंगे नहीं, तो आप लोग को स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा वृक्ष या मतलब पेड़। तो यहाँ देखिए, ये जो होता है क्या होता है, ये झाड़ी से बड़े होते हैं, इसका तना मोटा एवं गहरे भूरे रंग का होता है, जो कि आप लोग लकड़ी चिरवाते हैं ना पलंग बनाने के लिए, या कुछ बेंच कुर्सी डेस्क से या डाइनिंग टेबल बनाने के लिए, आप लोग ये गहरे भूरे रंग का होता है कि नहीं, लकड़ी बहुत मजबूत भी होता है, गहरा भूरे रंग का होता है, और ये क्या होता है, तना मोटा भी होता है, अब बड़ा होता है, झाड़ी से बड़ा होता है। इससे कई शाखाएं होती हैं, कई सारा शाखा। मान लीजिए एगो पेड़ है, तो पेड़ में मान लीजिए इसे एगो सीधा पेड़ है, ताड़ के थोड़े पेड़ है, क्या होता है ना, ताड़ का पेड़, ताड़ के जो वृक्ष होता है खुद के जड़ को छाया नहीं दे पाता है, दूसरा के छाया क्या देगा, सही बात है। तो जो ताड़ के जो वृक्ष है खुद के छाया नहीं देता है तो दूसरा के क्या देगा। आप लोग भी, जिसे कहने का मतलब आप लोग भी बनिए कि दूसरा के छाया दीजिए, ताड़ के वृक्ष के जैसा नहीं बनिए कि खुद अपने पेड़ के छाया नहीं रहेगा तो दूसरा के क्या दीजिएगा, लोग कहता है ऐसे। चलिए तो ताड़ के बात आया था, देखिए यहाँ पे ताड़ के वृक्ष है, तो ये अपना जड़ तक नहीं छाया देता है, लेकिन पेड़ देखिएगा, वृक्ष देखिएगा, आप लोग वृक्ष के बारे में पढ़ रहे हैं जी। तो वृक्ष के में तना इधर उधर निकला है, इधर उधर निकला तो चारों तरफ से अपने छाया बना के रखता है, घेर के रखता है। तो इधर से तना निकल गया, इधर उन्हें निकल गया, इन्हें निकल गया, इन्हें निकल गया, तो चारों तरफ फैला रहता है ना। तो इसका तना जो है निकला होता है, इसमें कई शाखाएं होती है, तना होता है जो तने के ऊपरी भाग से निकलता है, ऊपरी भाग, आधार से नहीं, नीचे नहीं, झाड़ी में तो नीचे पहन निकल जाता है, ये जाएगा ऊपर, ऊपर जाकर यहाँ से निकलेगा, तभी ना नीचे लोग बैठता है, खेलता है, घूमता है, मैंने वृक्ष के नीचे बैठता है, नीचे नहीं होता, आधार में नहीं होता, क्या होता है, ऊपरी भाग से निकलता है। उदाहरण के लिए आम, अमरूद, जामुन, नीम, कीकर, पीपल आदि, है ना। इसके अलावा वे पौधे जो बहुत कमजोर होते हैं और सीधे खड़े नहीं होते हैं, रुक जाइए यहाँ से समझिएगा आप लोग, वे पौधे जो बहुत ही कमजोर होते हैं, जैसे पौधा ही होता है उसको वृक्ष भी लोग बोल सकते हैं क्योंकि आकार बड़ा होता है, तो ये क्या होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं, जो सीधे खड़ा भी नहीं हो सकते हैं, सीधे खड़ा नहीं होगा ना, अखाड़ा नहीं होगा तो आप लोग ना ये साक में आ रहा ना झाड़ी में आ रहा, तो इसको वृक्ष में ही न डालेंगे, 3 वर्गे बटा गया है आप लोग को। तो देखिए इन्हें 2 भागों में विभक्त किया गया है जो निम्न है। और देखिए जैसे आप लोग मटर के पौधा देखे हैं ना, या लतर उतर देखे हैं, जैसे लौका, ककड़ी, खीरा, ये सब जो है ये कोहड़ा कहिए या काशी फल कहिए, आप लोग देखेंगे तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बिसर्पी लता, क्या होता है, बिसर्पी लता। बिसर्पी लता क्या होता है, जमीन पे फैल जाएगा, इधर उधर सांप के जैसा, कहिए सर्पी की जैसा फैल जाएगा, बिसर्पी क्या है, क्या कहता है, बिसर्पी लता। लाता मतलब आप लोग को समझ में आ रहा, क्रीपर, क्रीपर मैंने लाता आप लोग को, यानी क्रीपर मतलब बिसर्पी लता। देखिए ये पौधे जमीन पर फैल जाते हैं, उदाहरण के लिए पुदीना, तरबूज, खरबूज, खीरा आदि, ये सब क्या होता है, जमीन पे फैल जाता है कि नहीं। आगे देखिए आरोही लता, दूसरा जो होता है आरोही लता। आरोही लता जो होता है आप लोगों को असेंडिंग क्रीपर, जिससे आप लोग बढ़ते क्रम पढ़े होंगे, आरोही क्रम पढ़े होंगे, असेंडिंग ऑर्डर मैथ में, जो लोग CBSE से पढ़ा होगा तो उसमें बढ़ते क्रम क्या होता है, बढ़ते रहता है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे असेंडिंग क्रीपर है, ये किसी ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे मनी प्लांट, मटर के पौधा, या जैसे ये मान लीजिए लौका, करेला, सेम के बीज, इस तरह से सेम के बीज नहीं मतलब सेम के पौधा कहिए। तो देखिए कहने का मतलब किसी न किसी ढांचा को पकड़ के ऊपर चढ़ा देते हैं, जैसे छत पे। आज जैसे 10 वर्ष पहले के लोग जो होता था, लोग सोचता था घर बना दिए तो घर के ऊपर चढ़ा देते हैं लौका,
लौका चढ़ा देता था, उसको खाने के लिए भेजता था, तो छत पे चढ़ा देता था रस्सी बांध के। तो मतलब किसी न किसी ढांचा दीजिए, ढांचा की सहायता से क्या होगा, ऊपर चढ़ जाएगा ये सब, ठीक ना। तो चलिए अब इसके बाद आप लोग को प्रोटिस्टा जगत है। क्या है आप लोग को, प्रोटिस्टा जगत। जो तीसरा है आप लोग को प्रोटिस्टा जगत या प्रोटिस्ट जगत। तो यहाँ पे देखिए प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, मुख्यतः जलीय यूकैरियोटिक आते हैं। यहाँ पे देखिए एक कोशिकीय होता है लेकिन यूकैरियोटिक होता है, माने जिनका जो कोशिका है जो है थोड़ा विकसित कोशिका कहा जाता है, क्योंकि इस कोशिका में न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है, तभी तो यूकैरियोटिक कहलाता है। जैसे हम लोग में भी यूकैरियोटिक होता है, जिसमें केंद्रक नहीं होता है उसमें प्रोकैरियोटिक, और जिसमें केंद्रक होता है उसको यूकैरियोटिक। तो ये क्या होता है, जलीय यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। जैसे एक कोशिकीय शैवाल, एक कोशिकीय शैवाल क्या है, प्रोटिस्टा जगत में आएगा। प्रोटोजोआ डाइटम, प्रोटोजोआ डाइटम भी क्या आते हैं, प्रोटिस्टा जगत है। दे देगा निम्नलिखित में कौन सा प्रोटिस्टा जगत के है, कोई जीव का नाम दे देगा, जंतु का, कोई पादप का पेड़ पौधा का नाम दे देगा, कोई दे देगा आप लोग को प्रोटोजोआ डाइटम। तो आप लोग प्रोटोजोआ डाइटम टिक कीजिएगा। इन्हें प्रजीव अथवा प्रोटिस्ट भी कहते हैं, प्रजीव भी कह सकते हैं, नहीं तो प्रोटिस्ट भी कह सकते हैं। यूकैरियोट्स ऐसे जीव हैं जिनकी कोशिकाएं में एक नाभिक होता है। क्या होता है, नाभिक। अभी नहीं बताएं जी, नाभिक नहीं तो न्यूक्लियस, नाभिक नहीं तो न्यूक्लियस, नहीं तो केंद्रक, ये होता है, तभी तो यूकैरियोट्स है। जो एक परमाणु से घिरा होता है, क्या होता है, एक परमाणु से घिरा होता है। ये सब जितने भी है किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा है ये सब, ठीक ना। चलिए यहाँ पे ये तो पैरामीशियम है, आप लोगों को डाइटम है, आप लोगों को दिख रहा है, कुछ कुछ चीज़ आप लोग आसानी से पहचान जाते होंगे, ठीक ना। अब चलिए ये जीव अपने सारे कार्य, यहाँ पे देखिए आप लोग, ये जीव अपने सारे कार्य जो किसी जीवन यापन के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे मान लीजिए जो जीवन यापन के लिए क्या है, आवश्यक है ना, होते हैं, एक कोशिका मान सिंगल सेल से ही संपन्न करते हैं, सिंगल सेल से, यानी शारीरिक कार्य के हिसाब से सभी प्रोटिस्टा जगत के जीव बहुकोशिकीय जीवों के शरीर के जैसे ही होते हैं। जैसे बहुकोशिकीय जीव होते हैं उसी तरह से ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। सभी के सभी क्या होते हैं, सभी प्रोटिस्टा, सभी के सभी प्रोटिस्टा जगत में क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीवों के जैसा ही उनके शरीर, माने उनके ही शरीर के जैसे होते हैं। किसके, तो बहुकोशिकीय शरीर, बहुत कोशिकीय जीव वाले जो शरीर हो, जिनका शरीर जैसा होता है, जैसे देखिए बहुकोशिकीय जीव का शरीर जैसा होता है, उन्हीं के शरीर के जैसा एक कोशिकीय प्रोटिस्टा का या सभी प्रोटिस्टा का होता है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए इस जगत को प्रोकैरियोटिक जीवों वाले जगत, जैसे प्रोकैरियोटिक मोनेरा, मोनेरा एवं यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीवों, जैसे पादप एवं प्राणी, पादप प्राणी क्या है, बहुकोशिकीय है, और ये क्या है, यूकैरियोटिक है। यहाँ पे यूकैरियोटिक भी कहा गया है, अब बहुकोशिकीय भी करना है, इसमें हम लोग भी आ रहे हैं प्राणी वाला में। अब पेड़ पौधा भी क्या होता है, बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, वाले जगतों के बीच में रखा गया है, मोनेरा एवं यूकैरियोटिक के बीच में रखा गया। किससे, तो ये प्रोकैरियोटिक जीव के जगत, ठीक ना। तो यानी कहने का मतलब आप लोग समझ में आ रहा होगा कि मोनेरा एवं यूकैरियोटिक जो बहुकोशिकीय जीव है, पादप प्राणी वाले जगत के बीच में रखा गया है। मोनेरा को क्या कहा गया है, बीच में। मोनेरा जो जीव है, मैंने इसे पादप और ये पादप और आप लोग प्राणी और ये मैंने यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव होना चाहिए, चाहे पादप प्राणी के बीच। तो माने जो मोनेरा है ना तो पौधा है और ना तो मैंने प्राणी है, ये दोनों के बीच में है। मोनेरा क्या है, दोनों के बीच में है, ये बात याद रखिएगा। ना ये पौधा है ना ये प्राणी है, ना मैंने ना पौधा ना प्राणी है, तो ये दोनों के बीच में रखा गया है मोनेरा। तो आप लोगों को आगे देखते हैं, यहाँ पे ये चित्र आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है। आगे आप लोग को बात करते रहेंगे चित्र के बारे में भी, ठीक ना। यहाँ पे संरचना स्ट्रक्चर है, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटिस्ट। प्रोटिस्टा में देखो, देखिए कुछ लोगों को लग रहा है कि सर इतना ही पढ़ाएंगे क्या, तो नहीं। आप लोगों के लिए जो इसे आप लोगों को कंपटीशन की तैयारी करना है, जेईई मेंस एडवांस को तैयारी करना है, तो उसके लिए एडवांस बायोलॉजी आएगा। ये आप लोगों को एनसीईआरटी बायोलॉजी है। एनसीईआरटी बायोलॉजी क्यों होता है, एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी का बायोलॉजी पढ़िएगा, एग्जाम में अगर आपको 80 से 90% रिजल्ट लाना है आसानी से, तो आसानी से ला सकते हैं एनसीईआरटी पढ़ के। रिजल्ट के लिए पढ़ना है तो ये पढ़िए, ठीक है। और नॉलेज के लिए पढ़ना है तो एडवांस जो बायोलॉजी लाएंगे वो पढ़िएगा। अगर दोनों मिला के आपको रिजल्ट भी बेस्ट करना है, मैंने कंपटीशन भी बेस्ट करना है, तो दोनों के दोनों पढ़ लीजिए। इसलिए दोनों वीडियो ला रहे हैं, ऐसा थोड़ा है कि हई ला दिए तो वो नहीं लाएंगे, दोनों लाएंगे तब आपको बेस्ट हो जाएगा।
आसानी से ये समझते चलेगा। ये चीज़ उसमें सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे और भी एक्स्ट्रा बात जानते जाएंगे तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा कि नहीं आएगा। तो उसी तरह से हम कह रहे हैं, पहले आसान भाषा में आप जानते चलिए, सीखते चलिए, कुछ सुन लीजिए। एडवांस वाला बायोलॉजी लेकर आएंगे तो उसमें सुनिएगा ना तो बस याद हो जाएगा। कुछ ज़्यादा भी जानना है उसमें तो ज़्यादा भी जान जाइएगा। ये सब थोड़ा बहुत आप लोगों को पता ही रहेगा। पहले हम चैनल पे आप लोग को दो बायोलॉजी चलाएंगे, 12th का भी बायोलॉजी दो रहेगा, एडवांस एगो NCERT बेस पे रहेगा, एगो रहेगा आप लोगों को जैसे 11th का भी एडवांस और NCERT बेस पे रहेगा, है कि नहीं। अब चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे देखिए संरचना है ना। चलिए यहाँ पे आप लोग को बताते हैं, प्रोटिस्टा में कोशिकाएं एक कला द्वारा घिरी होती है। किसके द्वारा? कला द्वारा घिरा होता है, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा कवक कोशिका में पर्णहरित, यहाँ हरि में लिखा है हरित होगा, ठीक ना, पर्णहरित होते हैं। क्या होते हैं? पर्णहरित होते हैं। प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाएं, केंद्रक, गुणसूत्र आदि अंग कोशिकाओं यहाँ कलाओं से घिरे होते हैं। जो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाएं, गुणसूत्र, केंद्रक, ये सब जो अंग हैं कोशिका के अंदर होते हैं, ये कलाओं द्वारा क्या होते हैं? घिरे होते हैं। ये सब कोशिका के अंदर का रचना है। कोशिका आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आया होगा। प्रोटिस्टा में गमन कशाभिका, कुमाभी, कुटपादों द्वारा होता है। जो प्रोटिस्टा में गमन होता है कशाभिका, कुमाभी और कुटपादों द्वारा होता है। इस जगत के प्राणी मृतोपजीवी क्या होते हैं? मृतोपजीवी नहीं तो परजीवी अथवा प्रकाश संश्लेषी क्रिया के द्वारा अपना भरण पोषण करते हैं। मतलब अपना पोषण जो करते हैं तो पोषण या तो मृतजीवी होता है, नहीं तो परजीवी, नहीं तो प्रकाश संश्लेषी। तो तीनों प्रकार के पोषण पाया जाता है। आप लोग को पढ़ाए हुए हैं, पोषण पढ़े होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग को आगे है जनन। जनन मतलब रिप्रोडक्शन। आप लोग को ये चीज़ जानना बेहद जरूरी होता है सभी के लिए। जनन मतलब रिप्रोडक्शन, सिस्टम इन प्रोटिस्ट, मतलब प्रोटिस्टा में जनन देखना है। तो देखिए आप लोग, प्रोटिस्टा में जनन दो प्रकार की क्रियाएं, लैंगिक जनन और यहाँ पे अलैंगिक होगा, डबल होगा, अलैंगिक जनन द्वारा होते हैं। यहाँ पे लैंगिक हो जाएगा, ठीक ना। तो लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत नर एवं मादा जाइगोट का निर्माण करते हैं। लैंगिक प्रजनन होता है नर और मादा जाइगोट, मतलब उसमें क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, जो युग्मक संयोजन द्वारा किया जाता है। युग्मक संयोजन, युग्मक का संयोजन किया जाता है, माने युग्मक माने जुटाया जाता है, एक जगह लाया जाता है। युग्मक माने नर युग्मक क्या है? नर युग्मक को शुक्राणु और मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है। दोनों जब मिल जाता है, संयोजन हो जाता है, तब कहा जाता है निषेचन हो गया, है कि नहीं। तो युग्मक क्या किया जाता है? संयोजन के द्वारा किया जाता है, जिससे अर्धसूत्री विभाजन फलित होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन फलित होता है। माने अर्धसूत्री विभाजन एक तरह से कही ना कि माने हासिल हो जाएगा, नहीं तो प्राप्त हो जाएगा, नहीं तो फलित होगा, ठीक ना। एवं जीव का विकास संभव हो पाता है जब अर्धसूत्री विभाजन जब मिलेगा, फलित होगा, मिलेगा, प्राप्त होगा, तो वो क्या होगा? जीव का विकास होगा, ठीक ना। जबकि अलैंगिक, यहाँ पे अलैंगिक जनन प्रक्रिया द्विविभाजन प्रणाली द्वारा पूरी होती है, जिससे पुट्टी निर्मित करके जीव का जन्म होता है। पुट्टी निर्मित करके क्या होता है? जीव का जन्म होता है ना। तो यहाँ पे अलैंगिक में क्या होता है? द्विविभाजन प्रणाली रहता है, और जो लैंगिक में होता है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे प्रोटिस्टा जीवों के प्रकार, प्रोटिस्टा जीवों के प्रकार। मान लीजिए प्रोटिस्टा जगत ही पढ़ रहे थे, लेकिन प्रोटिस्टा का जीव जाने, यहाँ पे इसका प्रकार जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप लोग को यूग्लिना, ये तो अमीबा का आकार और कितने निश्चित नहीं होता है ना। ये स्लाइम मोल्ड है ना। उसके बाद ये माइक्रोल जो है ना। अच्छा, यहाँ पे डाइटम है, ये डाइटम, ठीक। ये पैरामीशियम है, पैरामीशियम का आकार चप्पल के जैसा होता है, ये यूग्लिना है। तो ये डाइटम मतलब ये क्या है? आप लोग को तो ये प्रोटिस्टा का ही प्रकार है। यहाँ पे देखिए औपक कवक, यहाँ पे औपक कवक के बारे में देखना, औपक कवक, ठीक। यहाँ पे देखिए औपक कवक क्या होता है? इस प्रकार के प्रोटिस्ट जीव प्रकाश संश्लेषण, वर्णक मतलब फोटोसिंथेसिस, पिगमेंट तथा कोशिका भित्ति हीन जीव द्रव वाले तथा अनियमित आकार के होते हैं। मतलब औपक कवक में क्या होता है? कोशिका जो होता है, कोशिका भित्ति हीन रहता है, मैंने नहीं रहता है। कोशिका भित्ति रहेगा तो मजबूत नहीं रहेगा, तो ये काई की जैसे कहे रहेगा, इतना कोमल रहता है। ऐसे प्रकाश संश्लेषण वर्णक जो है ये मैंने रहता है, मैंने अपने से ये भोजन ग्रहण कर लेता है, ठीक ना। अच्छा, ये ऐसा प्रोटिस्टा का ही है, ये प्रोटिस्टा का जीव है। कौन?
जो जीव है आप लोगों को प्रोटिस्टा का ही है। प्रोटिस्टा का ऐसा भी जीव है जो कि प्रकाश संश्लेषण वर्णक उसमें पाया जाता है ना। क्या होता है, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, कोशिका भित्तिहीन जीव द्रव्य वाले होते हैं। ये अनियमित आकार के होते हैं जिनमें कई केंद्रक पाए जाते हैं, कई सारा केंद्रक होता है। शैशव अवस्था में कोशिका के चारों ओर भित्ति का अभाव होता है। शैशव कोशिका में जो होता है चारों ओर क्या होता है, भित्ति का अभाव होता है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, शैशवावस्था में कोशिका के चारों ओर भित्ति का अभाव होता है। भित्ति का अभाव माने शैशवावस्था में शुरुआत में जब शिशु की अवस्था में रहेगा तो इसको कोशिका भित्ति नहीं रहता है, लेकिन वयस्क अवस्था में, वयस्क अवस्था माने इसे शैशवावस्था के बाद जब थोड़ा वृद्धि करेगा तो वृद्धि करने के बाद जब जाएगा ये आप लोगों को वयस्क अवस्था में, तो वयस्क अवस्था में लसलसे पदार्थ का एक स्तर कोशिका के चारों ओर बन जाता है। लसलासा पदार्थ के एक स्तर बन जाता है कोशिका के चारों ओर। इसी कारण इसे औपक कवक कहते हैं। क्या कहते हैं, औपक कवक। उदाहरण के लिए फाइसेरम, फाइसेरम जो है क्या है, औपक कवक है। फाइसेरम का थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि फाइसेरम का जो है इंटरनेट पे फोटो देख लीजिएगा, फाइसेरम कैसा है दिखता है। तो फाइसेरम जो है औपक कवक होता है। औपक कवक का उदाहरण कौन है, तो फाइसेरम। जानकारी के लिए याद रखिए, ऐसे एग्जाम में पूछता नहीं है, कभी पूछा उछा नहीं है। तो औपक कवक जो है यानी डिपिगमेंटेड फंगस, डिपिगमेंटेड फंगस जो होता है ये होता है आप लोगों को फाइसेरम, ठीक ना आदि। यहाँ पे आगे देखते हैं आप लोगों को आता है हम लोगों को स्वपोषी प्रोटिस्ट, स्वपोषी प्रोटिस्ट के बारे में पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे प्रोटिस्ट जो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता युक्त होते हैं, माने प्रकाश संश्लेषण की उसमें क्षमता होती है, अथवा इनमें पर्णहरित, यहाँ हरिम हो गया है, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल तथा दूसरे प्रकाश संश्लेषण वर्णक पाए जाते हैं, माने ये सब होते हैं। स्वपोषी यानी प्रकाश संश्लेषण प्रोटिस्ट कहलाते हैं, जब प्रोटिस्ट कहलाते हैं या उसके अंतर्गत आते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स, ये क्या है, उसके अंतर्गत आते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। डाइटम तथा यूग्लिना, क्या यूग्लिना के समान जीव है। देखिए डाइनोफ्लैजिलेट, डाइटम और यूग्लिना जो है ये सब क्या है, स्वपोषी प्रोटिस्ट है। प्रोटिस्ट का ही प्रकार है, लेकिन स्वपोषी माने अपने से प्रकाश संश्लेषण करके, माने ये लोग अपने से भोजन संश्लेषित करता है। जैसे पेड़ पौधा में होता है ना, तो उसी तरह से प्रोटिस्टा में होता है स्वपोषी भी। प्रोटिस्टा में स्वपोषी भी होता है, औपक भी होता है, आप लोग को यहाँ पे बता चुके हैं। अब देखिए आप लोग को यहाँ पे देखिए प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट के बारे में जानना है हम लोग को। तो प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट देखिए आप लोग, देखिए इस प्रकार के प्रोटिस्टा जगत के सदस्य अप्रकाश संश्लेषी होते हैं। अप्रकाश मतलब ये प्रकाश से भोजन नहीं बनाएंगे, मैंने प्रकाश से भोजन संश्लेषण या संश्लेषित नहीं करेंगे, तो इसलिए अप्रकाश संश्लेषी होते हैं। अर्थात इन प्रकाश संश्लेषी वर्णक का अभाव होता है। प्रकाश संश्लेषी वर्णक मैंने क्लोरोफिल का अभाव होता है। क्लोरोफिल जब इसमें नहीं होता है तो भोजन प्रकाश संश्लेषण कर ही नहीं सकता है स्वयं। तो इसलिए यह एक कोशिकीय क्या होता है, एक कोशिकीय हो गया, ठीक है। परपोषी जंतुसम, परपोषी जैसे एक कोशिकीय, परपोषी जंतुसम, जैसे हम लोग परपोषी जंतुसम हैं लेकिन एक कोशिकीय नहीं, बहुकोशिकीय। तो हम लोग के जैसा ही परपोषी जंतुसम, लेकिन ये एक कोशिकीय होना चाहिए। एक कोशिकीय परपोषी जंतुसम जीव होते हैं, जंतु संपोषण करते हैं। यानी जंतु संपोषण क्या करते हैं, तो ये जो है अपना भोजन स्वयं निकालते हैं। यहाँ पर निकालते होंगे, स्वयं निकालते हैं या स्वयं बना लेते हैं, स्वयं निकालते हैं मतलब कि प्राप्त करते हैं, ठीक ना, संश्लेषित नहीं करते हैं, ठीक। आगे देखिए यहाँ पे ये चित्र आप लोग को देखने के लिए है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है आप लोग को ये जो है प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट है, ये सब क्या है, प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट है, ठीक ना। देखिए इसके एक कोशिकीय शरीर के चारों तरफ आवरण पाया जाता है। आवरण मतलब एक ऐसा कवर कहिए कि जो चारों तरफ घिरा हुआ रहता है, आवरण, आवरण पाया जाता है, जिसे पैलिकल कहा जाता है। जो प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट है उसके चारों ओर क्या पाया जाता है, पैलिकल, पैलिकल से घिरा होता है, आवरण होता है, ठीक ना। अच्छा उदाहरण के लिए अमीबा, अमीबा में भी पैलिकल होता है। पैरामीशियम, अमीबा पैरामीशियम ये सब एक कोशिकीय जीव है। अधिकांश प्रोटोजोआ को नग्न आंखों से नहीं देखा जाता। नग्न माने ऐसे हम लोग साधारण आंख से ऐसे देख लें, कोनो बिना यंत्र लगाए तो नहीं देख सकते हैं, ऐसे नहीं दिख पाएगा, ठीक ना। क्योंकि ये लगभग 0.01 से 0.05 मिमी मतलब मिलीमीटर के होते हैं,
लेकिन इसे एक माइक्रोस्कोप की मदद से, माने माइक्रोस्कोप का मतलब सूक्ष्मदर्शी की मदद से आसानी से देखा जा सकता है। किसे? तो अमीबा और पैरामीशियम को। आप लोग इंटरनेट पे देख लीजिएगा, मजा आएगा देखने पे। पैरामीशियम और अमीबा को देखिएगा, पैरामीशियम और अमीबा को माइक्रोस्कोप में दिखाएं, या जो भी सर्च कीजिएगा आ जाएगा। माइक्रोस्कोप में बहुत सारा वीडियो है, आप लोग को यूट्यूब पे देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले जीवों के कुछ उदाहरण जो है प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले हैं। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत, तो प्रोटिस्टा जगत में कौन कौन से जीव आते हैं? तो देखिए, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले जीवों के कुछ उदाहरण या उदाहरण, ठीक है। तो पहले आता है अमीबा। क्या आता है? अमीबा। प्रोटिस्टा जगत में आता है अमीबा। क्या है? प्रोटिस्टा जगत है। जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण में एक वंश है तथा इस वंश के सदस्यों को भी प्राय अमीबा कहा जाता है। कि किसमें है? तो जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण में भी एक वंश बांटा गया है, वंश को क्या कहा जाता है? अमीबा कहा जाता है, ठीक ना। अत्यंत सरल प्रकार का एक प्रजीव माने प्रोटोजुआ है। तो ये माने अत्यंत सरल प्रकार के प्रोटोजुआ, जिसकी अधिकांश जातियां नदियों के तालाबों, मीठे पानी के झीलों, पोखरों, पानी के गड्ढों आदि में पाया जाता है। कुछ संबंधी जातीय महत्वपूर्ण परजीवी और रोगकारी भी होते हैं। कुछ रोगकारी माने रोग भी फैलाता है, और कुछ माने मान लीजिए जल में रहता है, रोग के फैलाने के कारण नहीं बनता है, लेकिन ये सब पानी में, तालाब में ये सब होते हैं, अमीबा होते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग को, यहाँ पे देखिए अमीबा, ये अमीबा का आप लोग जान लीजिए एक कोशिकीय जीव है। अमीबा का आकार और आकृति निश्चित नहीं है, ये नहीं कि ऐसा आकार बना देता है ऐसा ही रहेगा। देखिए एक अमीबा ये है, ये खाद्य कौन है? इसका खाना है, माने लाल जो रेड कलर में है ना, इसका खाना है। खाना कैसे खाएगा? तो देखिए बीच में केंद्रक है, न्यूक्लियस है कि नहीं? तो न्यूक्लियस है, तो ये यूकेरियोट है, एक कोशिकीय भी है, तो यूकेरियोट एक कोशिकीय है ये। तो अमीबा क्या करेगा? माने भोजन की तरफ बढ़ेगा, माने पदार्थ या कुटपाद बनाएगा। तो इसको पदार्थ या कुटपाद बनाया जाता है। तो पदार्थ या कुटपाद ये बनाया ना, मतलब ये अपना खाने के लिए, मान लीजिए ये खाना है, तो ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे अपने अंदर डाल लेगा, ठीक ना। मैंने ऐसे आके अपने अंदर डाल लेगा, तो ये जो दूरी है ये वाला, यही पदार्थ या कुटपाद कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए कुटपाद फैला लिया। अब कुटपाद को भोजन अंदर डाल के धीरे धीरे बंद कर लेगा। अब बंद करने के बाद पचा लेगा, और पचा के फिर पीछे से ऐसे खोल के इसको मैंने बाहर कर देगा। तो इसका आकार ऐसा था, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो आकार और आकृति निश्चित नहीं होता है। हम लोग जैसे हम मनुष्य ऐसे हैं तो ऐसे नहीं हो रहेंगे। हम लोग आकार छोड़िए, हम लोग जैसे चेहरा है ना, तो चेहरा भी नहीं जल्दी बदलता है कि नहीं? यानी कहने का मतलब कुछ क्या कोई आकार और आकृति निश्चित नहीं है। ये लोग अपना घर जाता, हम लोग ऐसे रहते हैं, तो हम लोग अपना घर जाते तो भुला जाते, चाहे लोग नहीं पहचानता कौन आया है कौन नहीं। मान लीजिए हर बार आकार आकृति हम चेंज कर लेते तो कैसे पहचान में आता? हम लोग को कुछ आधार कार्ड से लिंक करना पड़ता, डेली हम लोग के घर भी चेक होता, तो मेरा लड़का है कि नहीं है कि नहीं। अब देखिए अमीबा प्रोटिस्ट, अमीबा प्रोटिस्टा जगत एक महत्वपूर्ण प्राणी माना जाता है। क्या माना जाता है? प्राणी माना जाता है, जो तालाबों, झीलों आदि में पाया जाता है। अमीबा तालाब झील में पाया जाता है। जैसे गांदा जल ले जाइए ना, आप लोगों के पास माइक्रोस्कोप होगा ना, तो गांदा जल ढूंढ के लाइए कहीं से, गांदा जल में अमीबा मिल जाएगा, प्रोटोजुआ मिल जाएगा। अमीबा के भीतर संरचना के लिए पदार्थ उपस्थित होता है। पदार्थ नहीं तो कुटपाद, कुटपाद भी कहेंगे, कुटपाद द्वारा। जैसे भोजन, अमीबा भोजन किसके द्वारा अंतग्रहण करता है? तो कुटपाद या पदार्थ द्वारा निकलता है, सब चीज़ करता है कुटपाद द्वारा, जिससे ये अपना भोजन प्राप्त करता है। किससे? तो पदार्थ या कुटपाद से, ठीक ना। अमीबा के पदार्थ इसे भोजन ग्रहण करने में सहायक होते हैं। पदार्थ या कुटपाद जो है भोजन ग्रहण करने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। अमीबा का कोई मुंह नहीं होता है, सही बात है। अरे मुंह क्या माने? खाना खा के जो पच जाएगा, जैसे हम लोग पैखाना कहता है या हम लोग का मल कहता है, तो मल हम लोग बाहर करते हैं ना। तो अमीबा में मल बाहर करने के लिए अंग नहीं है, खाने के लिए मुंह नहीं है। जहीं भोजन लग गया ना, तो मान लीजिए जहाँ भोजन लग गया उस तरह से अपना कुटपाद या पदार्थ बनाएगा, भोजन को अंदर डालेगा, पचा के जहीं मन तहीं से निकाल देगा। इसका आकार कितने निश्चित नहीं है, तो मुंह कहाँ से रहेगा निश्चित? तो इसमें क्या होता है? कोई मुंह नहीं होता है। कोशिका की सतह से किसी भी बिंदु से यह भोजन ग्रहण कर सकते, कहीं से। मान लीजिए गोल ऐसे ऐसे था ना मैंने अमीबा, यहाँ भोजन तो यहाँ मुंह खोलेगा डाल लेगा, यहाँ भोजन रहेगा तो यहाँ मुंह खोलेगा डाल लेगा, यहाँ डाल लेगा, कहीं भी ये मुंह बना सकता है। तो मुंह इसका कहीं भी है, किसी भी बिंदु से भोजन ग्रहण कर सकता है और उसे उत्सर्जित करते हैं। ये भोजन के दौरान साइटोप्लाज्म के विस्तार खाद्य कणों के चारों ओर प्रभावित करते हैं। अब भोजन को अंदर डाल लेगा ना, तो साइटोप्लाज्म में छिड़केगा अंदर में, जब भोजन में साइटोप्लाज्म छिड़केगा, मैंने साइटोप्लाज्म देगा, सब भोजन पर छिड़केगा, डालेगा, उन्हें घेरते हैं और एक रिक्तिका बनाते हैं जिसमें कणों को पचाने के लिए एंजाइम स्रावित होते हैं। एंजाइम स्रावित होगा, वही एंजाइम जो है भोजन को पचा देगा, ठीक ना। आगे देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि जो ये अमीबा में जनन के लिए क्या होता है? द्विविभाजन होता है। आप लोग को अमीबा में जनन के लिए द्विविभाजन प्रणाली का उपयोग किया जाता है।
द्विविभाजन, क्योंकि अलैंगिक जनन होता है अमीबा में, जो अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा होता है, याद रखिएगा, ठीक ना। अमीबा से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, 12th में भी है अमीबा के बारे में, तो 11th में जान लिए तो आप लोग अच्छा हो गया। और तो इसमें लैंगिक जनन के गुण नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये अलैंगिक है। अलैंगिक यहाँ से ही पता चल जा रहा है, क्योंकि द्विविभाजन प्रणाली है ना, तो द्विविभाजन प्रणाली और लैंगिक में ही होता है। इसमें लैंगिक प्रणाली या लैंगिक जनन के गुण नहीं पाया जाता, ठीक ना। प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में अमीबा एनसिस्टामेंट द्वारा जीवित रहते हैं। यहाँ पे प्रतिकूल स्थिति, मान लीजिए जैसे हम लोग जैसे कभी अनुकूल स्थिति, कभी प्रतिकूल स्थिति, तो प्रतिकूल स्थिति जब आएगा यानी अमीबा जीवित नहीं रह सकता है, तो उसमें भी जीवित रहेगा क्या करके, तो वहाँ एनसिस्टमेंट का मैंने द्वारा उपयोग करेगा, वो उसके द्वारा क्या रहेगा, जीवित रहते हैं। चूँकि अमीबा गोलाकार होते हैं इसलिए वे अपना अधिकांश पानी खो देते हैं। गोलाकार है तो गोलाकार मान लीजिए यहाँ से इधर से पानी खो रहा है, इधर से इधर से इधर से चारों तरफ से खो रहा है, तो पानी खो देते हैं अधिकांश। और एक शिष्ट झिल्ली को स्रावित करता है, क्या करता है, शिष्ट झिल्ली उसे एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है। अब देखिए कोशिका को, सॉरी अमीबा को बचने के लिए शिष्ट झिल्ली बन जाता है। शिष्ट झिल्ली जो है, शिष्ट झिल्ली जो माने वो फट जाएगा तो फिर दिक्कत है किसी जीव के शरीर में, लेकिन शिष्ट झिल्ली जो है उसको अमीबा को सुरक्षा देता है, सुरक्षात्मक परत बना देता है या आवरण कर देता है ना। जब पर्यावरण अनुकूल होता है तो यह झिल्ली अमीबा से बाहर निकल जाते हैं। अमीबा एकदम बिंदास घूमता है, खेलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रतिकूल परिस्थिति में भी ये जिंदा रहते हैं। तो देखिए अमीबा के बाद आप लोगों को आता है एंट अमीबा। क्या आता है आप लोग को, एंट अमीबा। एंट अमीबा से बहुत हम लोग का नुकसान है, बहुत हम लोग का नुकसान है, सभी लोगों का नुकसान होता है एंट अमीबा से। यहाँ पे देखिए आप लोग एंट अमीबा, इसका आकार बनावट अमीबा के समान ही होता है, ठीक है। अधिकांश ये प्रदूषित जल में पाए जाते हैं, गंदा या घुंघरे जल में पाए जाते हैं। इसकी एक साथ साधारण प्रजाति को हिस्टोलिका कहा जाता है। इसे कहने का मतलब एक जो साधारण प्रजाति है इसका, तो हिस्टोलिका कह देंगे ना। हिस्टोलिका किसका प्रजाति है, हिस्टोलिका जो है किसकी प्रजाति है, तो ये है एंट अमीबा की प्रजाति है, ठीक ना। इस प्रदूषित जल के सेवन से कई बीमारियां होते हैं। जैसे प्रदूषित जल हम लोग पी लेंगे तो कई सारा बीमारी होता है, इसलिए एंट अमीबा का जल नहीं पीना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पे देखिए नॉर एंट अमीबा, नॉर एंट अमीबा का आक्रमण सिस्ट के द्वारा फलित होता है। सिस्ट, नॉर एंट अमीबा सिस्ट द्वारा फलित कर देता है। और यदि यह गांठ मनुष्य के अंदर, सिस्ट जो क्या है, गांठ है जिसे बचाता है, ये सब पीला रंग क्या है, सिस्ट है। तो सिस्ट जो है गांठ है। और ये जो क्या होता है, ये गांठ जो मनुष्य के शरीर के अंदर मैंने पैदा होकर फट जाएगा, मैंने बन के ये सिस्ट फटेगा तो ये सब निकल जाएगा मैंने वहाँ पेट के अंदर या अंतड़ी के अंदर, तो पेट एवं अंतड़ियों में फैल जाते हैं। यह गंभीर रोग मैंने उत्पन्न कर देते हैं। तो बहुत रोग गंभीर या मैंने बेकार मैंने कि हम लोग को दिक्कत करा देगा, ठीक ना। चलिए अब प्लाज्मोडियम देखिए, क्या जानिए, प्लाज्मोडियम। चलिए अब यहाँ पे प्लाज्मोडियम आप लोग को पता है ना, तो प्लाज्मोडियम मच्छर द्वारा हम लोग के शरीर में आता है। तो प्लाज्मोडियम क्या है, आप लोग मलेरिया परजीवी भी कहलाता है, ठीक। अब देखिए प्लाज्मोडियम एक कोशिकीय, क्या है, एक कोशिकीय जीव है। यूकेरियोट्स है, यूकेरियोट्स तो इसमें केंद्रक होता है ना, का एक जीन्स है जो कशेरुक और कीड़ों के परजीवी है। प्रोटिस्टा जगत के इस परजीवी को मलेरिया परजीवी कहा जाता है। क्या कहता है, मलेरिया परजीवी, याद रखिएगा। प्लाज्मोडियम को क्या कहता है, मलेरिया परजीवी भी कहा जाता है। इसका जीवन चक्र दो मुख्य प्रवस्थाओं में संपन्न होता है, जिससे ये लैंगिक जनन प्रवस्था मादा एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर के साथ लैंगिक जनन करेगा द्वारा की जाती है। ये मलेरिया वाहक होते हैं, क्या होते हैं, मलेरिया वाहक कहलाते हैं। मादा एनोफिलीज मच्छर जो है मलेरिया वाहक कहलाएगा, मलेरिया फैला रहा है। मादा एनोफिलीज मच्छर जब हम लोग को काट देती है तो हम लोग के शरीर में प्लाज्मोडियम मैंने ये मलेरिया परजीवी आ जाता है। मलेरिया परजीवी कहिए या प्लाज्मोडियम कहिए, तो प्लाज्मोडियम हम लोग के शरीर में आ जाता है, मलेरिया बुखार रहता है, जिससे हम लोग काफ़ी रूप से गंभीर होते हैं या नहीं तो नुकसान होता है। अलैंगिक प्रवस्था में मानव के रक्त द्वारा संपन्न होता है। अलैंगिक प्रवस्था जो होता है मानव के रक्त द्वारा, यही है प्लाज्मोडियम आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है आकार। चलिए आप लोग को यूग्लिना देखना, क्या देखना है, यूग्लिना। यहाँ पे देखिए यूग्लिना, इस जीव की बाहरी आवरण बेहद लचीला होता है, जो पेलिकल का
मतलब पेलिकल कहलाता है। देखिए पेलिकल जो है किसका बाहरी भाग है, तो यूग्लिना का। क्या होता है, यूग्लिना का, जो प्रोटीन के बनी होती है। कौची की बनी होती है, प्रोटीन। जो यूग्लिना में जो बाहरी भाग होता है उसको पेलिकल कहता है। पेलिकल किसका बना होता है, तो प्रोटीन का बना होता है ना, प्रोटीन से निर्मित होता है। यह जीव गंदे स्थानों, नाले, गड्ढे, गंदे पानी के जलाशयों आदि में, नली जो होता है काला पानी हो जाता है, तो मतलब कहने का मतलब ये हो जाता है, ये सब आप लोग को यूग्लिना उसमें रहने लगते हैं। तो वो सब खैर हम लोग पीते भी नहीं है, लेकिन कोई कोई जानवर पी लेता है। ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ठीक ना, उपस्थित रहता है। लेकिन स्नान भी लोग गंदा पानी में करता है, या जानवर धोने जाता है तो खुद भी स्नान करता, नहीं करना चाहिए। गंदे पानी में क्या पाए जाते हैं, यूग्लिना पाए जाते हैं, ठीक ना। जनन के लिए द्विविभाजन प्रणाली का उपयोग होता है। द्विविभाजन प्रणाली है तो अविभाजन, मतलब अलैंगिक है, प्रयोग किया जाता है। एवं जल में संचरण कसाब द्वारा होते हैं। जो जल में संचरण में चलना है इसको यूग्लिना को, तो कसाब द्वारा होगा। इसमें आप लोग को यहाँ पे चित्र दिखाते हैं, यूग्लिना ही ये है। और चलने के लिए यहाँ पे देखिए रुआ रुआ बाल जैसा इस तरह से क्या है, कसाब है आप लोग को यूग्लिना में, ठीक ना। अब यहाँ पे डाइटम, और डाइटम जो है आप लोगों को यहाँ पे डाइटम जान लीजिए आप लोग। देखिए इसमें लास्ट है डाइटम, ठीक है, लास्ट है डाइटम। डाइटम को समझ लीजिए। और उसके बाद एक आवश्यक सूचना आप लोग को बताई जाएगी, जो कि आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जानिएगा। आप लोग के रिजल्ट के लिए काफ़ी मायने रखता है, आप लोग के फ्यूचर के लिए काफ़ी मायने रखता है। देखिए डाइटम, इसकी हजारों की संख्या में प्रजातियाँ जल में स्थित रहती है। हजारों की प्रजाति, हजारों डाइटम जो है तो जल में रहते हैं। जल को हम लोग को ऐसे, इसे हम लोग पीने वाला जल नहीं, मतलब ये तो मतलब शुद्ध होता है। जो जलीय प्रणाली का भोजन, जलीय प्राणियों का भोजन करते हैं, क्या क्या करते हैं, भोजन। डाइटम तंतु के रूप में, तंतु में तांत या धागा के रूप में रहता है। देखिए धागा के रूप में रहता है ना, विद्यमान होते हैं। ये एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, और आकृति में भेद हो सकते हैं, मैंने अलग अलग आकृति। देख लीजिए बनावट यहाँ पे अलग अलग है कि नहीं, सब के सब क्या है, डाइटम है, लेकिन अलग अलग है। यह जीव नम, यहाँ पर नाम लिखा गया है, नम होगा, नम मिट्टी मैंने गीला मिट्टी, जल एवं गीली जगह मैंने गीला पत्थर पे भी होता है ना, होता है। डाइटम कोशिका भित्ति निर्मित करते हैं, मैंने कोशिका भित्ति इसमें होता है, जो कि पेड़ पौधा के अंदर जो कोशिका भित्ति होता है, इसमें भी कोशिका भित्ति होती है। इसके अंतर्गत सिलिका उपस्थित रहता है। देखिए सिलिका अब कहेगा ना, डाइटम के अंदर क्या सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, कौन सी धातु, तो सिलिका, ठीक ना। सिलिका उपधातु है, धातु नहीं है, उपधातु है। इसमें केंद्रक पैदा है, केंद्रक पैदा, तो ये तो क्या है, यूकैरियोटिक है, ठीक है। और ये कई प्रकार के मिनरल्स का अच्छा स्रोत है, तो मछली लोग इस सब खाती है, पैदा है। और ये मिनरल्स का क्या है, अच्छा स्रोत है। तो जब मिनरल्स का अच्छा स्रोत है आप लोगों को, तो आप लोगों को पता है कि मछली जो होती है जल में होती है, जल में होते हैं ये डाइटम, यानी आप लोग को ये काई या काउर कहता है। मछली लोग इसको खाती है, और मछली लोग बहुत सारा मिनरल्स भी प्राप्त करती है, सिलिका भी प्राप्त करती है, जो कि उपधातु है। यहाँ से हम लोग भी ये सब खा सकते हैं, लेकिन खैर ये सब कौन खा रहा है जी, खाने के लिए और चीज़ दूसरा चीज़ नहीं है ना, तो इसलिए ये चीज़ कोई नहीं खाता है, ठीक। अब चलिए, अब आप लोग ये सब जान गए, और ये पाठ आप लोग को यहीं पे ख़त्म हो गया। लेकिन आप लोग के लिए अब इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ही आप लोग को जानकारी के लिए होने वाला है। देखिए आप लोग को पता है कि हमारा लाइव क्लास चलता है। हमारी लाइव क्लास की कुछ विशेषताएं हैं जो कि आप लोग के लिए जानना जरूरी है। यहाँ पे लाइव क्लास की जो विशेषता है आप लोग जान लीजिए। यहाँ पे क्लास 10वीं 11वीं 12वीं सबके लिए है। जैसे कहने का मतलब है, हमारे जो लाइव क्लास है आप लोगों को साइंस और आर्ट्स का क्लास 11th और 12th का चलता है, 10वीं क्लास का भी चलता है। आप लोग एक चीज़ जान लीजिए, क्लास 12वीं और आप लोगों को 10वीं, क्लास 10वीं को जो रिजल्ट है 80% हम लोग गारंटी देते हैं, एकदम लिख कर गारंटी 80% रिजल्ट के लिए लेते हैं। आप लोग को बेस्ट एकदम तैयारी दी जाएगी, समझाया जाएगा, जो कि कोई भी कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं मिलेगा आप लोग को। यहाँ पे आप लोगों को 1000 रुपया है प्राइज, आप लोग जान लीजिए पहले ही। ये नहीं है कि आप लोग को ठगा जा रहा है, बाद में बताया जाएगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं। आप लोग को 1 साल के लिए 1000 रुपया है, जो कि 100 रुपया महीना के आसपास पड़ गया, आप लोग खुद समझ सकते हैं। इसमें आप लोग को जो है सबसे बेस्ट जो है आप लोग को टेस्ट सीरीज, जो कि आप लोग को मेरा वाला टेस्ट सीरीज कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग खुद जाकर डेमो के रूप में देख सकते हैं। ये आप लोग ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, वीर कोचिंग सेंटर। प्ले स्टोर पे आप लोग को मिल जाएगा वीर कोचिंग सेंटर ऐप, उसको इंस्टॉल करके आप लोग फ्री में डेमो दे सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग क्या कंटेंट है वहाँ पे। आपके बेस्ट रिजल्ट के लिए हमारे कंटेंट का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप लोग को स्टडी मटेरियल मिलेगा। स्टडी मटेरियल 3-4 फॉर्मेट में मिलेगा, डिजिटल नोट्स, PDF, असाइनमेंट, रिटन नोट्स भी मिलेगा आप लोग को, हैंड रिटन।
उसके बाद आप लोगों को लाइव क्लास मिलेगा, जो कि आप लोगों के लिए सभी सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, आप लोग को अलग अलग टीचर पढ़ा रहे हैं, जो कि एक्सपीरियंस वाले टीचर हैं, सभी सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर हैं जो ऑफलाइन में बेस्ट करते हैं, आप लोगों को ऑनलाइन भी पढ़ाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि अनएक्सपीरियंस लोग केवल ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, नहीं, ऑफलाइन में जो बेस्ट कर रहे हैं उन्हीं लोगों को हम जो टीचर को ज्वाइन किए हैं, ताकि आप लोगों को क्लास बेस्ट दे रहे हैं। यहाँ डाउट सेशन आप लोगों को चलने वाला है। डाउट सेशन आप लोगों के लिए, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ दिक्कत रह जाती है तो पूछ सकते हैं। होमवर्क भी दिया जाता है आप लोग को, ठीक ना। अटेंडेंस जो कि आप लोग को ये फायदा कराता है, ठीक। चलिए, उसके बाद आप लोगों को एनिमेशन वीडियो है, मेन जो है एनिमेशन वीडियो आप लोग को 3D में देखना है। जैसे मान लीजिए कोई बायोलॉजी का टॉपिक देखना है, मच्छर प्लाज्मोडियम कैसे डाल रहा है शरीर के अंदर, तो 3D में देखना है ना। प्रजनन कैसे होता है, हर चीज़ 3D में आप लोग को दिखाया जाएगा, यानी आप लोग को एनिमेशन वीडियो देखने के लिए मिलेगा। तो ये क्लास 11th का बैच है। क्लास 11th का आप लोग को 1000 का बैच है। क्लास 10th का आप लोग को 500 का बैच है। क्लास 12th का आप लोग को 1000 का बैच है। सभी का सही जो बैच है आप लोग को 1 सालों के लिए। हमारे कंटेंट जो डेमो के लिए चेक कर सकते हैं आप लोग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके, ठीक ना। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होता है तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए, अब यहाँ पे आप लोग देखना चाहते हैं 10वीं का बैच भी देख लीजिए। आप लोग सेम चीज़ मिलेगा आप लोग को, हर कंटेंट मिलेगा आप लोग को अलग अलग टीचर द्वारा। आप लोग को टेस्ट देने में मदद मिलेगा इतना कि आप लोग को बेस्ट रिजल्ट मिल ही जाएगा। यहाँ पे 500 रुपये में 1 साल है 10वीं का बैच। यहाँ पे 12th का जो बैच है वो भी 1000 में है आप लोग को 1 साल के लिए, ठीक है। डेमो के लिए तो कंटेंट आप लोग एक बार चेक कर ही सकते हैं, ठीक। चलिए, आप लोग को हम मिलते हैं इसके अगले क्लास यानी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।